अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज़्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I would like to welcome you all, and we will start with the introduction. Malik Tanveer Islam Awan, MPA PP21 Chakwal. इरशाद अहमद बड़ाइच, एडिशनल सेक्रेटरी PSC पंजाब असम्बली। नईम खान बाबा, MPA PP 234 विहाड़ी। राजा शौकत अजीज भट्टी, MPA गुजरखांज। खालिद वारुण, MPA भावलपुर PP 251। राजा सगीर अहमद PP7 MPA कोटा। सरदार राशिद तफ़ैल PP 175 कसूर। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर शहजाद अजीज़ खान, DG ऑडिट लोकल गवर्नमेंट साउथ। अबीरा सदफ, डायरेक्टर हेडक्वार्टर लोकल गवर्नमेंट साउथ। उबैदुल्लाह, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल। मोहम्मद इकबाल, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। मोहम्मद मनशा, डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। हसन, रीजनल डायरेक्टर ऑडिट बावलपुर। ताहिरा कौसर, रीजनल डायरेक्टर ऑडिट मुल्तान। वो भी अपना इंट्रोडक्शन करा दे जो ऑनलाइन है, DC साहिबान। DC साहिबान सारे किधर हैं खुद? चलेंगे असेंबली स्टाफ, ये अटेंडेंस नोट कीजिएगा। जिन लोगों को होना चाहिए था कौन है या कौन नहीं है, लास्ट में फिर उनको देखेंगे। अटक के जो DC साहब के ब्याफ पे बैठे हैं वो जा सकते हैं। DC अटक से मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी, चूँकि आज DG नॉर्थ नहीं है तो उनसे फिर हम बाद में टेकअप करेंगे। सर विद योर परमिशन सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने है, ये ऑडिट ईयर 2022-23 की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट है। और जो एजेंडा PAC ने इस हवाले से सेट किया था, उसमें 3 जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, उसको आज टेकअप किया जाएगा, जिसमें बहावलपुर, मुल्तान और रहीम यार खान है। इन तीनों के सर कलेक्टिव जो रिपोर्ट के अंदर प्रिंटेड पैराज हैं वो 39 हैं, which are based on 126 audit observations. अब सर एज पर PAC डायरेक्शंस हमने इन 39 ऑडिट पैरास को 5 कैटेगरीज में क्लब कर दिया है फॉर ईज ऑफ डिस्कशन। ये सर 5 कैटेगरीज आपके सामने टेबल में जो ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 1 है उस पे सर मौजूद है। तो सर एक ऑडिट ब्रीफ है जिसको सर मैं लेकर चलूँगा और उसकी सपोर्ट में डिपार्टमेंट ने अपने वर्किंग पेपर्स भी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज सबमिट करवाए हैं सर। इसमें सर DG साहब पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, कल जो फॉर्मेट हमें DG नॉर्थ ने दिया था वो एक, उसमें उन्होंने रिकवरी पॉइंटेड आउट और एडमिटेड रिकवरी 2 कॉलम बनाए हुए थे। आपकी ये जो अमाउंट्स हैं दे आर एडमिटेड?
सर अब सर जहाँ पे रिकवरी एडमिटेड या पॉइंटेड आउट, वो पॉइंटेड आउट तो सर है, हमारे भी अमाउंट लिखी हुई है सर, लेकिन जहाँ पे एडमिटेड उसी सूरत में होती है जहाँ पे वो डिपार्टमेंट मान ले कि वो एडमिट कर रहा है। तो अब हमारे यहाँ सर हर पैरे में डिफरेंट एक स्टाइल के साथ आपको वो नज़र आएगी चीज़, ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि कोई पैरा सर रिकवरी से रिलेटेड है और कोई पैरा रिकवरी से रिलेटेड नहीं है। नहीं, मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ। इनिशियली नॉर्थ की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उनका पहला कॉलम था रिकवरी पॉइंटेड आउट और फिर रिकवरी एडमिटेड। आपका ये जो अमाउंट है जो फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रहा है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सर ये जब पैरा बनाया गया, ये पैरे की अमाउंट को बता रहा है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली रिकवरी। ये अमाउंट ऑफ इरेगुलरिटी भी हो सकती है सर। हम रिकवरी की बात नहीं कर रहे, अमाउंट्स की टैली होने की बात कर रहे हैं कि रिकवरी पॉइंटेड आउट एंड रिकवरी एडमिटेड। उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी है जिसमें कल हमारी ऊपर नीचे आपका ये अमाउंट क्या बता रहा है? ये अमाउंट ऑफ पैरा बता रहा है सर, पहला कॉलम जो है अमाउंट ऑफ पैरा जिसको ऑब्जेक्ट किया गया है सर। इस पे डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट है? जी सर, इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। कल बहुत सारे कॉर्नर से में आवाज़ें आई थी कि ऑडिट ने जो एडमिट किया हुआ है वो सीईओज कह रहे थे कि हमारा अमाउंट डिफरेंट है। इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये अमाउंट ऑफ पैरा है, ये रिपोर्ट में प्रिंटेड है। डिपार्टमेंट ने ना कभी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया ना इतराज़ किया सर। अब बात आती है कि इसके फर्दर डेवलपमेंट में जब वो वेरिफिकेशन करवाते हैं तो कुछ अमाउंट उसमें से वेरीफाई हो जाती है, जिसको ऑडिट भी मान लेता है कि ठीक है आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए, आपने रिकवरी इफेक्ट कर ली। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि कल जो डीजी नॉर्थ रिप्रेजेंटेटिव वो इस प्रोसेस से गुजर के उन्होंने आके हमें बताया कि ये हमारी पॉइंटेड आउट थी, ये एडमिटेड थी। आप उस प्रोसेस से निकल के ये मतलब एडमिटेड है? सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। नहीं, सारी सर एडमिटेड ना है, तो मिसाल के तौर पे केस टू केस वैसे देख लेंगे। अगर पेज नंबर 7 इसी का जो इनकी रिपोर्ट है उसको देखा जाए, उसमें एक पेज 7 पे कॉलम नज़र आ रहा है, तो इसका अगर आप टोटल देखें, इसमें तीनों इजला में इन्होंने कहा रिकवरी पॉइंटेड आउट 2786 मिलियन से ऊपर है। रिकवरी अफेक्टेड, फिर देखिएगा रिकवरी नॉट ड्यू अमाउंट देखें। ये तो केस ही डिफरेंट है ना, यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने मेंशन कर दी। अभी जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं सर, जो पहला है नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इसका ये जो अमाउंट है इसको बताएं कि दिस इज एडमिटेड। सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सर केस एडमिटेड या नॉट एडमिटेड के एंगल से इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए इस वाले में, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि इतनी अमाउंट का रिकॉर्ड आपके सारे पैरास अदर से पहले तक इसी फॉर्मेट में है। जी सर, उसकी वजह है कि वो इरेगुलरिटीज हैं, वो नॉट रिकवरीज, नॉट नेसेसरीली के रिकवरीज। ठीक। तो अब सर आपकी जैसे सर पीएसी जिस तरह माशाल्लाह सर ये काम कर रही है, तो इस पीएसी की शेड्यूलिंग के बाद जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें सर 150 मिलियन की अमाउंट रिकवर भी हुई और वेरीफाई भी हो चुकी है। और ख़ास तौर पे जो शेड्यूलिंग के बाद है, आउट ऑफ दिस 150 मिलियन 92 मिलियन जो है वो इस पीएसी के शेड्यूल होने के बाद वेरीफाई और रिकवर हुई है सर। तो ये एक सर बड़ा क्रेडिट जाता है इस पीएसी को सर। अब सर मैं अगर आप इजाज़त दें तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पैरास की तरफ आ जाता हूँ सर, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। इसमें सर तीनों डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के पैरास को एक जगह पे हमने इकट्ठा किया है सर। बहावलपुर में भी नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड था जिसकी अमाउंट थी 316.910 मिलियन। मुल्तान में थी सर 318.254 मिलियन और रहीमिया खान में थी सर 185.638 मिलियन सर। ये सर ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन इनसे रिकॉर्ड के लिए कहा गया, इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड था कि इतनी अमाउंट का रिकॉर्ड इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया सर। अब सर जो अगला कॉलम है रीवेरिफिकेशन स्टेटस 17/4, वो ये शो कर रहा है कि जब ये पीएसी शेड्यूल हुई और हमने इनसे कहा कि दोबारा से वेरिफिकेशन करें,
तो सर उस प्री पीएसी भी 14 तारीख को हुई, उस वक्त तक भी स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सर विद इन 2-3 डेज और दिए गए प्री पीएसी ने, और 17/4 तक का जो स्टेटस है वो ये कॉलम रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब पहले जो भावलपुर है उसने पूरे का पूरा रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया सर, 316 मिलियन का रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया। मुल्तान में सर 318 के अगेंस्ट सिर्फ 20 मिलियन का रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया, और रिमेनिंग बैलेंस अभी तक रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस नहीं किया और उसकी वेरिफिकेशन भी नहीं हुई सर। और रहीम यार खान ने सर आउट ऑफ 185 मिलियन 129 मिलियन का रिकॉर्ड वेरीफाई करवा दिया, जबकि 55 मिलियन का रिकॉर्ड अभी वेरीफाई नहीं करवाया सर। इसके ऊपर सर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इनको मज़ीद टाइम दिया जाए ताकि ये रिकॉर्ड अपना, क्योंकि एक सर जो ख़ास तौर पे सर मुल्तान में है उसमें सीईओ साहब ने कहा है कि उनको 3 महीने दिए जाएं ताकि वो ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैवी और ह्यूज रिकॉर्ड है ताकि वो इसको प्रोड्यूस कर सकें। इसके ऊपर सर पीएससी फर्दर डेलिब्रेट कर सकें। इसमें मेरा क्वेश्चन एक ये अराइज हो रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा देखा है और ख़ुसूसन मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट का इस पे एडवाइस चाहिए होगी कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड पे भी आप लोग किस हवाले से इतना टाइम दे रहे हैं। मतलब लेट्स मुल्तान की बात करें, अब ये जो आपने 20.013 रिकवरी डाली है, ये बेसिकली 2 पैराज हैं जिसको आपने क्लब करके 318 मिलियन कर दी है, और ये 20.013 2 दिन के अंदर ये 17-18 की बात है। ये 17-18 से पेंडिंग आता आता 17-18 में इस अमाउंट की एक वैल्यू आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। 15 अप्रैल तक भी ये रिकवर नहीं हुई, और 15 से 17 तक 2 दिन के अंदर ये 2 करोड़ जो है ये रिकवर हो गया फ्रॉम दैट हेडमिस्ट्रेस विच वॉज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस ऑन चार्ज ऑफ करप्शन इन 2020। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट कि जिस तरह आप ऑडिट वाले सैंपल उठाते हैं, तो मेरी कमेटी से भी उनकी मैं राय लेना चाहूँगा कि ये तहमीना कौसर साहिबा थी, कोई एक्स प्रिंसिपल हु हैज़ बीन कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन मेजर पेनल्टी ऑन 5 अक्टूबर 2020, और ये पैरा 17-18 से पेंड होता 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 15 अप्रैल तक भी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिली, और 15 से 17 तक रातों रात 2 करोड़ रुपया वेरीफाइड बाय द ऑडिट डिपार्टमेंट। जी सर मैं वंस अगेन सर हम्बली सबमिट कर रहा हूँ सर, ये रिकवरी नहीं है, ये सर रिकॉर्ड की प्रोडक्शन थी कि इतनी अमाउंट का रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते ताकि ऑडिट उसको ऑडिट कर पाता। अब सर उस वक्त ड्यूरिंग ऑडिट इन्होंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, अब सिर्फ इन्होंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सर नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का पैरा है, इट इज़ नॉट रिकवरी पैरा सर। ये सर इसमें हम्बल गुजारिश है सर। नहीं, इसमें आपने क्या सजेस्ट किया? ये सजेस्ट हमारी सजेशन सेम हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड री-वेरीफाइड बाय द ऑडिट। What do you mean by re-verified by the audit? कि सर जो रिकॉर्ड उन्होंने हमें दिखाया उसको हमने वेरीफाई कर लिया सर। मींस के ऑडिट के वक्त नहीं दिखाया था, अब लेके आ गए हमारे पास, और हमने देखा कि हाँ भी ये रिकॉर्ड हमने रिक्विजिट किया था ड्यूरिंग ऑडिट, उस वक्त प्रोड्यूस नहीं किया, अब उन्होंने वो प्रोड्यूस कर दिया और हमने उसको देख लिया सर। तो अब आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको क्लियर कर देना चाहिए? हम सर सजेस्ट कर रहे हैं टू दैट एक्सटेंट ओनली फॉर 20 मिलियन जिसका रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है, टू दैट एक्सटेंट ये पैरा मतलब कि सेटल हो सकता है। मेरा क्वेश्चन यही है कि वो रिकॉर्ड जो 8 साल से नहीं मिल रहा था वो 2 दिन में प्रोड्यूस हो गया, ऑडिट ने 2 दिन में री-वेरीफाई कर दिया। मैं इसको एक सैंपल टेस्ट बनाना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप सैंपल बनाते हैं ना, इस केस में दिस इज़ अ सैंपल फॉर द ऑडिट। आपने हमें इसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन देनी है टू द सेक्रेटेरिएट कि ये किस तरह, इसका क्या प्रोसेस था, इसको आपने किस तरह ऑडिट किया, किस तरह री-वेरीफाई किया, उसके क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, क्या वोचर्स थे, वो आपने एक पूरी रिपोर्ट की शक्ल में इस 20.013 को जस्टिफाई करना है। उस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कमेटी ने महसूस किया कि इसके ऊपर कोई मज़ीद डेलिब्रेशन की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ री-वेरिफिकेशन आफ्टर 8 ईयर्स। यहाँ आप लोग बता रहे हैं कि इन्होंने अपने लॉक में रखा हुआ था ये जो मोहतरमा है, और ये कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम, इनको निकाल दिया गया महकमे से 2020 में,
और आज 2025 में अचानक 2 दिन में उन्होंने क्या ऐसी चीज़ पेश कर दी जो डिपार्टमेंट भी मुतमईन हो गया, आप भी मुतमईन हो गए, और हम इसको आज 7 साल बाद किस बात पे सेटल डाउन करें। तो इसकी आप हमें एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड कि उन्होंने क्या एविडेंस दिए हैं और उसको किस तरह आप वेट करते हैं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो। जी भट्टी बिल्कुल बजा फरमाया आपने सर, ये हम प्रेजेंट करेंगे आपको। मीनवाइल सर RDA मुल्तान है जिनके यहाँ ये वेरिफिकेशन हुई है, वो इस पर अगर इजाज़त दें तो कुछ कहना चाहिए। सर इसमें मेरी सबमिशन ये है कि जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन रेज की गई है वो सर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है और ऑडिट ईयर 22-23 है। तो सर 4 साल में ये ऑडिट कब पैरा कब से चल रहा है? सर ये इसी रिपोर्ट में प्रिंट हुआ दिस इज सिंस 17-18 जी सर। इस पीछे इसमें हो सकता है सर रिपीट हुआ हो, पीछे से चलता आ रहा है 17-18। जी सर, हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे। सर हमने फिर रेज किया, प्रिंट हुआ पैरा, तो इसमें ये था कि इसमें ना वेरिफिकेशन कराई डिपार्टमेंट ने जब ये प्रिंट हो गया पैरा, और ना ही DAC हुई पहले। सर इस PAC के शेड्यूलिंग के बाद पहली दफ़ा इसका जो है ना वो डिपार्टमेंट ने इसका जवाब दिया कि ये खातून जो हैं वो उनके अगेंस्ट ये इंक्वायरीज वगैरह चल रही हैं और ये उन्होंने पर्सनल कस्टडी में रखा हुआ रिकॉर्ड। तो सर CO साहब से भी, CO मुल्तान से भी रब्ता रहा हमारा, और सेक्रेटरी साहब ने भी इस पर बहुत ही प्रोएक्टिव, इन्होंने कहा कि ये खातून के घर पे जो है रेड कराएं या FIR हुई थी, तो जिस तरह भी उसको आप अप्रोच करें। तो इन्होंने फिर हमें डिपार्टमेंट ने कहा कि उन खातून से, उनके घर से ये रिकॉर्ड इन्होंने रिट्रीव कराया है और इन्होंने फिर हमें प्रोड्यूस किया। रिकॉर्ड में सर यही होता है कि स्टॉक रजिस्टर्स हो गए, उनके अपने टेन्योर की चीज़ें थी, वो सारी फिर इन्होंने प्रोड्यूस की जो हमने वेरीफाई की। तो सर इसका फर्दर बैकग्राउंड सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में भी है कि इन्होंने जब इन 4-5 दिनों में खातून के घर पे जाके वो किया, अप्रोच किया उनको, तो तब ये रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ सर। हम एग्री कर रहे हैं इस बात से, बड़ी अच्छी बात है कि 8 साल के बाद रिकॉर्ड मिल गया। हम सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं कि ऑडिट ने 8 साल के बाद ऑन विच सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इसको किस तरह वेट करेंगे, वो एक प्रेजेंटेशन हमें दिखाएं ताकि हमारा भी एक ट्रायल केस हो जाए कि ऑडिट री-वेरीफाई चीज़ों को किस तरह करते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके सर, विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। श्योर सर, श्योर सर। इसी केस में अगर हम इस 20.0193 को साइड पे कर दें तो जो बकाया रिमेनिंग अमाउंट है उसमें तो 1 पैसे की भी रिकवरी नहीं है। ये 2 सेपरेट पैरास हैं। इसी मुल्तान के केस की मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, ये सिर्फ 318 में से 20 को माइनस करके, ये 2 अलग अलग पैरास थे ना। जी, इस जी, पैरास में 1 पैसे की भी सिंस द डायरेक्शंस ऑफ द PAC कुछ नहीं हुआ। तो इस पे डिपार्टमेंट अपना व्यू पॉइंट दे और बिलखसूस फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना व्यू दे। यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस मनी कि ये जो नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड की बेस पे इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है, इसके बारे में फाइनेंस की क्या राय है? इसमें तो कोई PAC का डायरेक्टिव इशू होना चाहिए। सर इसमें ये है कि रिकॉर्ड को प्रोड्यूस ना करना। एक मिनट, ये भट्टी साहब की बात भी ऐड सर इस पे हमारी RAD चेयर की डायरेक्शन भी है सारी कमेटी की, वो काइंडली अगर प्रिंट है सेक्रेटरी साहब दिखा सकें। वो नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड पे बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन थी और उस पर बड़ी स्टेट डायरेक्शन हमने दी हुई थी कि उसके खिलाफ PDAP की कार्रवाई हो और ये वो। मैं वही पूछना चाह रहा था, इतने अरसे में कोई डिपार्टमेंट ने कोई इनिशिएट किया है उनके खिलाफ या कुछ? नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज अ वेरी सीरियस करते हैं और आपको कोई आप हिसाब किताब ना दे तो आप 8-8 साल क्या उसके इंतजार में बैठे रहेंगे? सर इसमें गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि जब एक ऑडिट करने के लिए पार्टी जाएगी तो जो जिसकी ऑडिटी टीम है वो अपना एक फोकल पर्सन अपॉइंट करेगी और वो सारा रिकॉर्ड पेश करेगा, और अगर रिकॉर्ड नहीं दिया जाता तो कंसर्न DDO के खिलाफ पीडा कार्रवाई सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट करेंगे। ये सब बिल्कुल वाज़ेह गाइडलाइन है और उसको कई दफ़ा रिट्रीट किया जा चुका है। तो ये अब डिपार्टमेंट इसका सर जवाब दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये 298 मिलियन की वाकई रिकवरी नहीं हुई, हमने उसको डिस्प्लेयर भी कर दिया है और इंक्वायरी भी जो है वो इनिशिएट। What do you mean by displeasure? This is non-production of record for the last 4-5 years. और आप आज उसको डिस्प्लेजर का नोटिस इशू कर रहे हैं। फाइनेंस कह रहा है कि क्लियर गाइडलाइंस है कि ऑन नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड देयर इज नो मर्सी। पहली दफ़ा सर इसी ऑडिट में ये पॉइंट आउट हुआ है और लास्ट जो मीटिंग थी प्री PAC वो 14 अप्रैल को हुई है। तो ये सर कब ऑर्डर कब हुआ चेयर?
ये पीएससी ने कब ऑर्डर भेजा था इनको इन पैरेज के लिए, आपने क्या हुक्म दिया था और उन्होंने ये 6 माह के बाद अक्टूबर, अब 6 अक्टूबर का ऑर्डर है जो अभी 2 हफ्ते पहले इन्होंने निकाला है। दूसरा सर ये है कि ये एसएमसीज के का एक्सपेंडिचर है, देहाती इलाकों में जो स्कूल हैं उनका है, और बाकी काम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का ये पेंडिंग है। और हर पॉइंट ये नहीं है, डोंट गिव इनवैलिड रीजन। एसएमसी हो, डीओ का ऑफिस हो, सीओ का ऑफिस है, डू यू थिंक नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट? 4-5 साल गुजर के रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले रहा है? इनको सर प्रोसीड कर रहे हैं। हम गुजारिश ये कह रहे थे कि आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? पीएससी की मीटिंग तो हुई है 6 माह पहले, जी सर, तो 6 माह के अंदर आपने क्या वहाँ पे सजा दिया है किसी को? सर मैं सबमिट करना चाहूँगा, ये तो पीएससी में पहली दफ़ा आया है। 6 माह पहले ये पीएससी में डिस्कस नहीं हुआ, ये वाले पैरे जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं आज। दूसरा जो चेयरमैन साहब भी बाकी भी जो ऑनरेबल मेंबर्स कह रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसे लोग जो रिकॉर्ड, ये तो बहुत सीरियस है ऑडिट में, सबसे सीरियस बात नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, और बिल्कुल ये दुरुस्त है, उनके खिलाफ पीडा की कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हम भी यही रिकमेंड करेंगे आपसे भी, पीएससी को भी, ऑनरेबल फोरम को, कि आप बिल्कुल ये लीगल है कि इनके ये चूँकि आपके पास पहली दफ़ा ये चीज़ आ रही है पीएससी के पास, ये कल वाले थे कंप्लायंस वाले, यानी 6 माह पहले आपने हमें पीएससी ने एक डायरेक्शन दी, उसकी कंप्लायंस आप हमसे चेक कर रहे थे, कल ये पीएससी थी। आज पीएससी में फर्स्ट टाइम ये वाले पैरे आए हैं। अब जो आप डायरेक्शन देंगे, फैसला जारी करेंगे, उसमें मिनोअन अमल होगा इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब, ये डायरेक्शन हम 6 महीने पहले दे चुके हैं। नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड पे हमारी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ये तो मुझे समझ नहीं आता कि ऑडिट वाले इतने इसमें रिलैक्सेशन आप लोग क्यों देते हैं इतनी? सर हम तो कहते हैं कि दैट चैप्टर शुड बी क्लोज्ड आफ्टर 3 months। इफ दे डू नॉट प्रोड्यूस द रिकॉर्ड, उनकी लाइबिलिटी है कि वो उसको पे करें, आप टाइम क्यों देते? नहीं सर, बिल्कुल ये आप सर बिल्कुल बजा कह रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो और सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन इस पे लेना चाहिए सर। अब सर मसला सिर्फ ये है क्योंकि पीएससी ओवर द इयर्स नहीं हो रही थी, और फर्स्ट टाइम सर ये इनका रिस्पांस भी पहले कभी नहीं होता था, ये तो सर अब आके ये डीएससीज वगैरह करना शुरू हुए हैं और इनको इसकी सेंसिटाइजेशन का अंदाज़ा शायद होना शुरू हुआ है। तो उस एंगल से सर हमने कहा था कि अच्छा अगर इनको ये 3 महीने प्री पीएससी में ये डिसीजन हुआ कि अगर लेट्स गिव 3 months मोर और देख लेते हैं कि अगर ये तब भी प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन तो सर फिर भी अवेलेबल रहेगा फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो लेकिन अगर सर जैसे पीएससी कह रही है वी आर विद इट। सी नहीं कह रही, ये आप और फाइनेंस को कहना चाहिए कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज अ सीरियस ऑफेंस। अगर आपका कुछ जाती कारोबार, जाती बिजनेस हो, आपको बंदा हिसाब ना दे तो आप क्या करेंगे? तो क्या गवर्नमेंट के पैसे का कोई वारिस नहीं है? अब ये जो मैडम प्रिंसिपल हैं, ये आप बता रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब ने रेड करा के घर से रिकॉर्ड बरामद कराया है आफ्टर 8 years। इज दिस द वे? डेफिनेटली सर इट्स नॉट, और इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए सर, वी डू सपोर्ट दैट। अगर हमारी जो ये तो क्योंकि पुराना पैरा है इस वजह से वो आ रहा है, जो डायरेक्शन थी चेयर की और कमेटी ने जो फैसला किया था वो ये था कि आइंदा के बाद नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का पैरा नहीं बनेगा, बंदे के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो रिजल्ट हमारे पास आएगा। अच्छा सर, इसमें एक गुजारिश ये है कि ये पहली दफ़ा क्योंकि पीएससी में आया है, इसलिए इसका कुछ कंप्लाइंस का टाइम दिया जाए ताकि फील्ड में जो है वो सारे हर देहात से, हर स्कूल से जाकर रिकॉर्ड हम वेरीफाई करें और वहाँ से लें सर, ये गुजारिश है। नहीं तो कंप्लायंस 6 महीने नहीं सर, 6 महीने नहीं सारे, ये पहली दफ़ा आपके पास आया सर। सर जो इंस्ट्रक्शन थी जो कमेटी की, जिसमें ये कहा गया था कि नेक्स्ट टाइम वो विद इफेक्ट फ्रॉम इफेक्टिव डेट क्या है उसकी, कि कहाँ से ऑनवर्ड जो पैराज हैं वो उस पर अप्लाई होगा? ये क्योंकि 18, 19, 21, 20 का है ना, ये पुराना चल रहा है, तो ये 25, 26 इन्होंने ऑडिट ने जनरेट करने थे, उनके लिए हमारी आपकी एक चेयर ने डायरेक्शन 24, 25 के जो 24, 25 यस सर, क्योंकि ये तो सर रिपोर्ट्स प्रिंट हो चुकी, पुरानी अप्रूव हो चुकी, इनमें तो सर अब ऐसा नहीं हो सकता। तो सर जो प्रिंट होना है वो 24, 25 फाइनेंशियल ईयर 24, 25 की है अभी फाइनेंशियल ईयर 24, 25 की अभी ऑडिट होना है ना,
उस पर वो अप्लाई होगी? उस पे होगा सर। देखें ना, अगर भावलपुर वाले कंप्लायंस दे सकते हैं, रहीम यार खान ने भी कुछ कंप्लायंस दी है, तो मुल्तान ने ज़ीरो कंप्लायंस, वाई? हु इज सीईओ मुल्तान? अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें मेरी एक संबल सबमिशन है। इस रिकॉर्ड के 2 हिस्से थे सर। ये सीईओ ऑफिस का ऑडिट पैरा था। इसमें जो नॉन सैलरी बजट है वो सीईओ ऑफिस में आता है सर, और आगे हम उस स्कूल्स में डिवाइड कर देते हैं। स्कूल कौंसल की मदद से अपने पैसे खर्च करता है सर। जो सीईओ ऑफिस का रिकॉर्ड था वो हमने प्रोड्यूस कर दिया था, वो चेक्स भी जमा करवा दिए थे और ऑडिट ऑफिसर्स को रिकॉर्ड वेरीफाई करवा दिया था। प्री PACA में हमें ये हुक्म मिला कि आप जो स्कूलों का रिकॉर्ड है वो विद इन 3 मंथ आप लोकल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में वेरीफाई करवा दें। तो इसका एक रिकॉर्ड जो सीईओ ऑफिस भेजता है स्कूलों में वो हमने वेरीफाई करवा। कितना है? 298 मिलियन में से वो कितना अमाउंट है? सारा 298 मिलियन ही स्कूलों को दिया गया है सर। आपने कुछ रिकॉर्ड दे दिया ऑडिट वालों वो को? सारा 298 मिलियन का रिकॉर्ड जो सीईओ ऑफिस शिफ्ट करता है वो हमने दे दिया सर। क्या अमाउंट है आउट ऑफ दिस 298 मिलियन? पूरा 298 मिलियन के चेक्स हमने सर प्रोवाइड कर दिए थे जो हम स्कूलों में भेजते हैं सर। लेकिन ऑडिट का इतराज ये था कि जो स्कूल खर्च करते हैं वो वोचर भी हमें सबमिट करवाए जाए। तो अभी ऑडिट की प्री PAC में हुई है जो मीटिंग सर, उसमें हमें 3 मंथ का टाइम दिया गया है सर कि जी आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में वो वोचर वेरीफाई करवा दें सर। बात सर ये है कि उसमें वो खर्चा क्या हुआ, किन वाउचर्स पे हुआ, वो नहीं। इन्होंने तो सर सिर्फ एक बता दिया कि ये पैसे आए थे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। वो तो एक सफ़ा है सर कि भाई इतने अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दी फलाने स्कूल को। सर असल हमने तो चेक करना है उसका वाउच अकाउंट के उसके साथ एक्सपेंडिचर क्या हुआ, वो ऑडिट होगा ना सर। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट तो कोई दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो ये पूरी अमाउंट दिखा देंगे कि ट्रांसफ़र हुई है, और वो इन्होंने दिखाई भी है सर। ट्रांसफ़र इज़ नॉट द इशू इज़ द एक्सपेंडिचर एंड द रिलेटेड वाउचर्स विद दैट। लीगली वो जो स्कूल काउंसिल को पैसा जा रहा है उसका हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर स्कूल काउंसिल्स को इनके सर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं जो प्राइमरी स्कूल्स को ओवरसी कर रहे होते हैं सर, तमाम जो उनकी जुरिस्डिक्शन में हैं। और इसी तरह डिप्टी DO ऑफिसर्स होते हैं जो हाई स्कूल्स को देख रहे होते हैं। तो वो उन स्कूल काउंसिल को जितना भी पैसा जा रहा है उनके थ्रू जा रहा है, और उसका वाइड अकाउंट लेना उनकी जिम्मेदारी है सर। सर यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो सीईओ ने ये सबूत दिया कि पैसे हमने दे दिए हैं, मनी हैज़ बिन शिफ्टेड टू द स्कूल्स। अब स्कूल काउंसिल जो है वो जो लोकल है उस देहात में वो उसको खर्च करती है, उसने कैसे खर्च किया उसका रिकॉर्ड रिट्रीव करने और वेरीफाई करने के लिए हमें 2-3 उसका जिम्मेदार कौन है? वही मेरा क्वेश्चन है। आपने भेज दिया स्कूल काउंसिल को, जी सर। जिम्मेदार कौन है? हु इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इन दिस केस? सर स्कूल काउंसिल की कमेटी है, उसमें को सिग्नेचर पेरेंट मेंबर होता है और स्कूल का जो हेड है वो चेयरमैन होता है सर। सर सीईओ जोन से है वही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है सर। उस केस में भी सीईओ इज द? जी सर, सीईओ अलोन इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज। जी सीईओ साहब। सर हमारे अकाउंट में जो पैसा आता है NSB का वो हम स्कूल काउंसिल के अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। आपने शिफ्ट कर दिया अकाउंट में, वही डीजी साहब कह रहे हैं बाद में अकाउंटेबिलिटी हिसाब तो आपने देना है ना आगे ऑडिट वालों को, या स्कूल वाले आपके सामने जिम्मेदार हैं, आप इनके सामने जिम्मेदार हैं? जी सर। वो आप अपनी जिम्मेदारी बीच में से फारिग किस तरह कर रहे हैं? एक पेज पे लिख के कि स्कूल को मैंने 4 लाख दे दिया, आगे जस्टिफिकेशन तो आपने देनी है। जी सर, उसके लिए 3 मंथ दिए हैं सर ने हमें। सर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जमा करवा देते हैं अकाउंट सर प्लीज। लिखे जी ये ठीक है, 3 months नहीं, बिफोर द क्लोज ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 30th June 2025 this amount of 298 billion should be verified and cleared. राइट सर, राइट सर। और इसमें जो 20 मिलियन है इसकी डीजी साहब आपने मैंने वेरिफिकेशन का प्रोसीजर सब जाना है कि किस तरह वेरीफाई किया? श्योर सर, श्योर। और भावलपुर के केस में कौन है सीईओ भावलपुर? ये आपकी एफर्ट है? जी सर। आप ही थे इस पूरे पीरियड में? सर हम न्यूली अपॉइंटेड हैं, मैं नवंबर में सर यहाँ आया हूँ सर। तो सर नवंबर में आए? जी सर। जी सर, रिकॉर्ड मैंने प्रोड्यूस किया। चले, वेल डन, गुड वर्क। भावलपुर की हद तक इसको सेटल कर लें आप। जी रहीम यार खान। सर रहीम यार खान में सर 55 मिलियन का अभी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है सर।
70% सर रहेंगे आप ये जो आपने डीजी साहब अपने कमेंट्स दिए हैं, इसको ज़रा समझाइएगा, ये आपने क्या दिए हैं सर रिकमेंडेशंस में? प्री पीएसी ये जो आपने जी सर, ये सर मैं आपको बताता हूँ सर, ये प्री सर 2 डेट्स को इसके लिए समझना ज़रूरी है सर। प्री पीएसी होती है 14 तारीख को सर। 14 तारीख तक सर हमें जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो 90 मिलियन का है। तो प्री पीएसी उस दिन ये डिसाइड करती है कि क्योंकि ये रिकॉर्ड 90 मिलियन का प्रोड्यूस कर दिया है तो इस हद तक इसको सेटल कर दिया जाए, और बाकी रिकॉर्ड उसको डायरेक्शन दी गई कि आप 2 दिनों में वेरीफाई करवाएं। उसके लिए सर इन्होंने 2 दिनों के अंदर मजीद सर 38.799 मिलियन का रिकॉर्ड फर्दर वेरीफाई करवाया, तो ये टोटल हो गई वेरिफिकेशन 129 जो कि ऊपर टेबल में मौजूद है सर। तो ये सर इस तरह है। तो हम कह रहे हैं कि अब जो पीएसी है इस हद तक रिकॉर्ड जो वेरीफाई हो चुका है उसके ऊपर जब तक 100% वेरीफाई नहीं होगा, इसकी भी डेट 30 जून 2025 है। 100% इसको क्लियर करें और देन सेटल डाउन करें सर। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पैराज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट है सर। ये पेज नंबर 2 ऑफ ऑडिट ब्रीफ है, और ये सर हमने इसमें डिफरेंट पैराज को एक जगह पे फॉर ईज ऑफ डिस्कशन क्लब कर दिया सर। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 3 पे वो एजुकेशन अथॉरिटी वाइज और पैरा नंबर वाइज डिटेल मौजूद है सर। मेरा इस पे डीजी साहब आपसे क्वेश्चन है कि ये जो आपने 2.3.3 में 46.11 मिलियन पॉइंट आउट किया है, और इसमें आपने टाइटल लिखा है स्टेशनरी एंड अदर स्टोर आइटम्स, डिप्टी डीओ 2.3.3 डिप्टी डीओ एलिमेंट्री मेल यजमान। डीजी साहब, डीजी डीओ एलिमेंट्री यजमान इस 46.11 मिलियन में 32.563 मिलियन एक डिप्टी डीओ खर्च कर रहा है ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये आपने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड डू डिप्टी डीओ हैव दैट मच पावर कि इतना बड़ा अमाउंट? नहीं सर, मैं इसमें सर एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। ये भी उसी तरह है कि डिप्टी डीओ बहुत से स्कूलों को ओवरसी कर रहा होता है सर। ये सर स्कूल्स ने जो अपने यहाँ किसी ने बाउंड्री वॉल बनाई, किसी ने सर टॉयलेट ब्लॉक बनाया, किसी ने सर कोई क्लासरूम की एडिशन की, उसके लिए ईंटों का खर्चा है, रेत है, बजरी है। ये सर जो वेरियस नंबर ऑफ स्कूल्स में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये वो है। और ये जब डिप्टी डीओ क्योंकि इनका सबका सुपरवाइजरी ऑफिसर है, स्टेशनरी और अदर स्टोर आइटम्स लिख रहे हैं, और इसमें मेजर चंक ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो 32 मिलियन है आउट ऑफ दिस 46 मिलियन। इसको तो आपको अलग हाईलाइट करना चाहिए था सर। नोटेड सर। अगर आप इसको पढ़े नहीं सर तो इसमें मेजर चंक तो ये है सर। बिल्कुल नोटेड है सर ये, क्योंकि सर मिसलीनियस आइटम्स थी तो इस वजह से सर हमने। इज दिस द मिसलीनियस आइटम अमाउंटिंग टू 32.563 बाय अ डिप्टी डीओ? नहीं सर, मैं सर वही सबमिट कर रहा हूँ सर कि सर एक डिप्टी डीओ ने ये खर्चा नहीं किया सर। ये सर 47 स्कूल्स ने। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इन दैट केस इज डिप्टी डीओ एलिमेंट्री यजमान जिसके नाम पे ये है। इज ही द डिसबर्समेंट अथॉरिटी? सर ये जैसे स्कूल काउंसिल के फंड आते हैं तो वो आगे स्कूलों को डिस्बर्स कर देते हैं, और डीडीओ यार जिसको भी कर दें वो इज रिस्पॉन्सिबल। ये तो कोई नहीं है कि उधर डिस्बर्स कर देते हैं, जिम्मेदार कौन है इस कॉलम के लिहाज से? तो डिप्टी डीओ एलिमेंट्री यजमान आपने लिखा हुआ है सर। ये उसी की जगह पे पैरा बना है, वही डीडीओ है, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाई हैज ही फेल्ड टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड ऑफ दिस 32 मिलियन? सर इसमें सर रिकॉर्ड की प्रोडक्शन की बात नहीं है, इसमें सर बात है कि ये मिस प्रोक्योरमेंट का ऑडिट ने ऑब्जेक्शन अपनाया है कि आपने स्प्लिटिंग की है, जहां पे आपको 8 लाख का एक्सपेंडिचर था, आप पेपरा को फॉलो नहीं किया आपने, और विदाउट फॉलोइंग पेपरा, तो अब उसकी कंप्लायंस इन्होंने शो करनी है या उसका जवाब देना है कि क्यों इन्होंने वो नहीं किया। तो उसके ऊपर सर सिर्फ ये 12 मिलियन का आउट ऑफ दिस ये जवाब दे सके हैं, लेकिन सर बाकी जो है उसका ये जवाब नहीं दे सके। और वही हमने पॉइंट आउट किया है कि 33.612 मिलियन जो है वो मिस प्रोक्योरमेंट है और उसकी कोई कंप्लायंस इन्होंने शो नहीं की सर। सर इसमें ये गुजारिश है कि ये स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट अगर करें तो वो एवरेज पर स्कूल काफ़ी थोड़ी अमाउंट 5-6 लाख रुपया बन जाएगी। एक तो इसमें सर ये है,
दूसरा सर ये है कि ये रिकॉर्ड एसएमसी लेवल से रिट्रीव होकर और वेरीफाई होकर आएगा, इसीलिए जो है ये 3 माह की मोहलत मांगी गई है। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको कर दिया जाए। और ये एसएमसीज़ को पैसा मिला है सर। और एतराज़ इसके ऊपर 2 थे। एक ये था कि पूरे साल का जो प्रोक्योरमेंट प्लान है वो नहीं दिया गया। अगर देखा जाए तो पेज नंबर 2 पे आखिरी जो लाइन है उसमें जो है एतराज़ात बताए गए हैं, विदाउट प्रोक्योरमेंट प्लान एंड बाय स्प्लिटिंग। और अगला जो पेज नंबर 3 है उसकी पहली लाइन पे सर ये जो है जो हमारे पास ब्रीफ है, हाँ जी, ब्रीफ का पेज नंबर 2 उसकी लास्ट लाइन पे इस सारी जो टॉपिक है यानी प्रोक्योरमेंट का, इसके ऊपर एतराज़ात बताए गए हैं। उसमें आखिरी लाइन में वो 2 एतराज़ मौजूद हैं। विदाउट प्रोक्योरमेंट प्लान यानी 1 साल पहले प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना होता है। इस केस में सर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर स्कूल में अलग ज़रूरियात हैं कि किसी की दीवार टूट गई, किसी का कोई वक्ती तौर पे सैलाब की वजह से साउथ पंजाब में इस तरह के भी आ जाते हैं मसाइल। और इसमें प्रोक्योरमेंट प्लान का एक एतराज़ है। दूसरा स्प्लिटिंग का है। स्प्लिटिंग का भी इसी तरह ही है कि यार ग्रास रूट लेवल पे जो स्कूल है उसको माइनर ज़रूरत पड़ती है, कभी कुछ सीमेंट मंगा लिया, कुछ ईंटें मंगा ली। यानी एसएमसी बनाने का मकसद ही ये था कि ग्रास रूट लेवल पे ले जाकर स्कूल को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए फिनेंशियली जो है। तो सर इसमें यही गुजारिश है कि इसको जो है एसएमसीज़ को पैसा मिला हुआ है। इसमें ये एतराज़ नहीं कि काम नहीं हुआ, इसमें ये एतराज़ है कि इसका तरीक़ेकार गलत है। ठीक है, तो अभी उनके पास आपके पास आ गया रिकॉर्ड? नहीं सर, ये अभी तो वो रिकॉर्ड भी नहीं आया। नहीं आया सर उसका। और सर ये जहाँ तक बात है कि ये कंफर्म हुआ कि ये पैसे स्कूलों को ट्रांसफ़र हुए? जी सर, ये तो कंफर्म है जी सर। और एनुअल प्लान कोई नहीं है और स्प्लिटिंग का है। सर ये मेरा सवाल है, यजमान में कहाँ पे सैलाब आया है? सर ये एक जनरल बात कर रहे हैं, यजमान में सैलाब नहीं है। ठीक है सर। अच्छा ठीक है। ये जो आपने एक रीज़न दिया है वायोलेशन ऑफ स्कूल काउंसिल पॉलिसी, ये क्या वायोलेशन थी? जी सर, यही असल बात है सर कि स्कूल काउंसिल की एक पॉलिसी है जिसके तहत अगर कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर कोई आपने क्लासरूम बनाना है उसका प्रॉपर एक्शन प्लान बनेगा, उस एक्शन प्लान की मंजूरी होगी। अब सर यही सबसे बड़ा इशू है कि सर पूरे पंजाब में स्कूल काउंसिल बना के और सर वहाँ पे इस किस्म का कोई टेक्निकल इनके पास ना वो कैपेबिलिटी है। ये सर एक सीमेंट की बोरी ले आते हैं, कभी ईंटें ले आते हैं, और अगर फिजिकली वेरीफाई किया जाए तो शायद वो काम हुआ ही ना हो। और उसके वाउचर्स भी बगैर डेटेड हैं सर, कोई टैक्स भी नहीं कटता। और अब सर सोने पे सुहागा ये है कि इस डिपार्टमेंट ने इस अमाउंट को बढ़ा के एक रिसेंटली, बल्कि उसमें पीएससी के भी आई थिंक कर्टेल किए हैं सर पावर्स विद अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अभी एक पॉलिसी इन्होंने रिवाइज अप्रूव कराई है जिसमें इसको 25 लाख कर दिया है और उसको कह दिया कि ये ऑडिट से भी एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि पब्लिक स्क्रूटनी से भी एग्जेम्प्ट करार दे दिया। ये रिसेंटली सर दिसंबर 2024 की पॉलिसी है। और अगर आप पिछली स्कूल काउंसिल्स का हाल देखें तो सर इनके पास वहाँ पे रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। तो सर इसके ऊपर यही वजह है कि सर इतने सालों से ना ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर पाते हैं, और उसके ऊपर भी जो वाउचर्स हैं अनडेटेड विदाउट टैक्स। तो सर इस तरह अगर सर ये और इसका अगर मैग्नीट्यूड पूरे पंजाब पे देखा जाए तो इट रन्स इनटू, मैंने सर एक कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक सर अगर इसको देखा जाए तो जो 25 लाख का है तो 18 बिलियन वुड बी आउट ऑफ द पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस, जो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव करके पॉलिसी और सर सर्कुलेट कर दी है स्कूल काउंसिल। जी सेक्रेटरी साहब। जी सर, बिस्मिल्लाह। सर ऐसा है, ये हमारी स्कूल काउंसिल पॉलिसी है। 2007 की अमेंडमेंट हुई, फिर 2013 में इसमें स्कूल काउंसिल बनी हुई है, हेडमास्टर है, बाकी ऑनरेबल मेंबर्स इसमें होते हैं, पेरेंट्स के मेंबर्स होते हैं। इसकी स्पिरिट ये है कि ग्रास रूट लेवल पे आप छोटे छोटे माइनर सिविल वर्क्स हैं, दूसरे काम हैं, स्कूलों के करवा सकें। मिसाल उसमें ये उनको पैसा कहाँ जाता है, डिप्टी डीओ के पास चला गया, उसके अंडर से 50 स्कूल हैं, वो आगे डिस्पर्स कर देती हैं या कर देता है डिप्टी डीओ। उसके बाद स्कूल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है, वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे काम हैं, मिसाल के तौर पे कि जी हम अपने स्कूल में वाशरूम बना लें,
हम स्टेशनरी ख़रीद लें, ये हर चीज़ इसमें बयान की गई है। इसमें कौन कौन से फ़ंड इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ, फर्नीचर और दीगर सामान की ख़रीदारी व मरम्मत, खेलों के सामान की ख़रीदारी, स्टेशनरी की ख़रीदारी, स्कूल की इमारत की मरम्मत और देखभाल, स्कूल के अंदर नई तमीर मसलन कमरा, लैट्रीन, चार दीवारी। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 4 लाख का हिसाब नहीं मिल पा रहा, तो आपने 25 लाख को ऑडिट से बाहर क्यों कर दिए? सर मैं अर्ज़ करता हूँ, अब हुआ ये है कि मिसाल के तौर पे उन्होंने एक फ़र्श टूटा हुआ था, मिस्त्री, इसका ये है स्पिरिट, ये है कि मिस्त्री को बुलाया जाए, मज़दूर को बुलाया जाए, अब वो रिपेयर करवा लें। अब उस गांव में दूर दराज स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल में कोई भी जो वेंडर है, ना वो इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, ना जीएसटी, ना सेल टैक्स के लिए, ना इनकम टैक्स के लिए। वो जो मोहम्मद दीन मिस्त्री है, जो कारपेंटर है, जो प्लम्बर है, जिससे इन्होंने फर्नीचर के फट्टे लगवा लिए अपने डेस्क पे, किसी से मिस्त्री का काम, मोटर ख़राब हो गई, 5000 का सीलिंग फ़ैन लगा के बच्चों को लगा लिया, ट्यूब ख़राब हो गई, कुछ तदरीसी सामान, क्रिकेट खेलने के लिए सामान खेलों का मंगवा, वो कहीं भी उस जगह पे रजिस्टर्ड वेंडर है ही नहीं। अब ये क्या कहते हैं, इसीलिए इसमें एग्जम्पशन दी गई आपकी गवर्नमेंट ने, इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने, कि इनको जो नई पॉलिसी रिवाइज हुई, बहुत अच्छा किया कि इसको ऑडिट से भी हम अपनी ऑडिट कमेटी बनाएंगे, स्कूल हेल्थ वाले, सॉरी डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन, इनको ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। मसलन इस वक्त हमने कैलकुलेशन की, CNW कमरा बना रहा है 42 लाख रुपए का, हमसे मांगता है। ये बनेगा अगर मार्केट रेट पे बिजली, रेत, बजरी, ईंटें, सीमेंट मंगवा के गांव से मिस्त्री को बुलवाएं, 15 लाख रुपए पे कमरा बनेगा। ये हमने कमरे बनवाने शुरू कर दिए हैं। वाशरूम बनता है, ये बनाते हैं 4 लाख का वाशरूम, हम उसको 40,000 में, 30,000 में हम बनवा रहे हैं इस स्कूल काउंसिल के ज़रिए मार्केट रेट पे। एक तो इसकी और उसकी अमाउंट पहले थी कि 4 लाख तक स्कूल काउंसिल खर्च कर सकती है ऑन सिविल वर्क्स। हम अब नई पॉलिसी में ये दिया गया है कि वो 25 लाख तक सिविल वर्क्स पे खर्च कर सकती है अगर वो चाहे। से हेडमास्टर चाहता है कि मैं अपनी एक फ़ोटोकॉपियर ले लूँ, पेपर बच्चों के लिए उसमें प्रिंट करने हैं, कागज़ करने हैं, वो ख़रीद ले, वो कंप्यूटर ख़रीद। इस आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने हाई टेक मैट्रिक टेक इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। उसने फैशन डिज़ाइनिंग में अब बच्चे पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ेंगी, उसके लिए हमें सिलाई मशीनें चाहिए, ये स्कूल काउंसिल पॉलिसी के तहत वो ख़रीद सकेंगे एफिशिएंट ग्रास रूट लेवल पे। ये हुआ है। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन जो अपना शौकत अली भट्टी साहब ने पॉइंटेड की, ये आखिरी क्या कहते हैं कि एनुअल प्लान नहीं दिया। इनमें ये नहीं कि ये एम्बेजलमेंट होगी अमाउंट, ये तो टोटल अमाउंट है कि जो डिप्टी डीओ ने नीचे स्कूलों को 50 स्कूलों को 47 स्कूलों को डिसबर्स कर दी। वो टोटल अमाउंट लिख देते हैं कि ये सारी की सारी ऐसे है जैसे ये इरेगुलरिटी हरगिज़ नहीं। अगर ये तो गए नहीं, अब इनसे ज़रा पूछिए कि ये जो प्राइमरी स्कूल जहाँ खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, उस स्कूल में गए हैं, उसमें वाउचर भी मौजूद है, स्कूल काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स भी मौजूद हैं। ये तो बैठे हैं डिप्टी डीओ के दफ्तर में बैठ के इन्होंने टोटल ऑडिट पैरा बना दिया कि इतना पैसा डिसबर्स हुआ, सारा इरेगुलर है। और एनुअल ऑडिट क्या, एनुअल प्लान नहीं बनाया। एनुअल प्लान सर ये होता है, मसलन हमारे पास 10 करोड़ रुपए से हमने स्टेशनरी खरीदनी है, पूरा महकमा पेपरा की वेबसाइट पे वो बताता है कि हम पूरे साल में ये खरीदेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि स्प्लिटिंग कर दी। स्प्लिटिंग तो होगी स्कूल में कैसे, मसलन उन्होंने एक रजिस्टर जनवरी में खरीद लिया, मार्च में फिर एक रजिस्टर खरीद लिया बच्चों का, फिर जून में फिर, ये इसको स्प्लिटिंग गिना जाता है। ये स्प्लिटिंग ये वाले ऑडिट के फाइनेंशियल रूल से एग्जम्पशन है, पेपरा से इसको एग्जम्पशन है। ये छोटे मोटे जो खर्चे हैं ये यही हैं। मिसाल के तौर पे ये तो कहते हैं ये नहीं हो सकता कि अगर आपने जनवरी में एक सीलिंग फैन GFC का लगा लिया 10वीं जमात में, आप फिर फरवरी में नहीं खरीद सकते, उस फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार खरीदा जाए। ये नहीं है इसकी स्पिरिट। इसकी तो स्पिरिट यही है जब कोई आपको ज़रूरत पड़ी आपने ख़रीद लिया। आगे भी इस तरह के बहुत सारे पैरे हुए हैं। ये हरगिज़ ये कोई एम्बेजलमेंट इरेगुलरिटी नहीं है। ये जाएं उन स्कूलों में जाके देखें, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ,
आप देखें ना 70 स्कूलों से डिप्टी डीओ ने सारे वाउचर के से को 70,000 मिला, किसी को 2 लाख मिला, उसने 50,000 बिजली के बिल में दे दिया, कुछ 3 डेस्क खरीद लिए, एक मोटर पंप लाल पंप लगवा लिया, एक वाशरूम बनवा, वो दे देगी वाउचर अकाउंट भी हम दे देंगे। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि ये इरेगुलरिटी हो गई। आप ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल सेक्रेटरी साहब की बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि CNW से जान छूट गई है, जो 50 लाख का कमरा बनाते हैं, हाँ बना लेते हैं। मेंबर ये जानते हैं 50 लाख का कमरा सर बना रहे हैं CNW, क्यों सर? अब हमने खुद मैंने एक कमरा बनवाया सर इसमें सर बड़ी अच्छी बात है सर। पहली बात ये है कि हमारी ऑडिट टीम्स प्राइमरी स्कूलों में वो हमारी फॉर्मेशन नहीं है, हम सिर्फ DDO लेवल पे जाते हैं। DDO लेवल जो है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है। और अगर सर ये इतने ही अच्छे हैं जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा हर चीज़ मौजूद है वहाँ पे, तो ये अभी तक प्रोड्यूस करने में क्यों नाकाम रहे हैं? ये सर ये बात यहाँ पे तो बड़ी आसानी से कह देना है कि जी वो ऑडिट ने ये नहीं देखा वो नहीं देखा, तो वाउचर क्यों नहीं प्रोड्यूस किए, मिनट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस किए, 5 साल से क्यों नहीं प्रोड्यूस किए सर? नंबर 1 सर। नंबर 2 सर, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो, ये सर बिल्कुल गलत बात है और सर मैं इस पर इंटेलेक्चुअल डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ। सर गवर्नमेंट जब भी काम करती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल काम करती है। गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑलवेज मोर। सर मुझे याद है PSC फेडरल लेवल पे एक मीटिंग हुई सर, बड़ा मार्केट से भी आपको AC मिल जाता है 30,000 का, वो गवर्नमेंट खरीदती है 1.5 लाख का। क्यों? उसकी वजह यही है कि सर 30,000 खरीदना मकसद नहीं है सर, उन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना मकसद है कि गवर्नमेंट की कि टैक्स भी पे किया जाए और उसके जो स्मगलिंग की रोकथाम भी की जाए कि जो वहाँ से स्मगलिंग आ रही है। इस तरह तो सर ये चीज़ें अगर इस तरह की इनको इस स्पिरिट की बुनियाद पे इनको अलाउ कर दिया जाए तो फिर तो गवर्नमेंट की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, मैं भी कल को आके कहूँगा कि जनाब मेरे वेंडर गली के मोहल्ले का बंदा मुझे इतने की दे रहा है, दिस इज नॉट अ स्पिरिट सर। नंबर 1। नंबर 2 सर 4 लाख का तो ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर सके और 25 लाख पे चले गए और यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये पेपरा से भी एग्जाम्प्ट है। मैं सर चैलेंज करता हूँ कि मुझे बताएं किस तरह ये पेपरा से एग्जाम्प्ट है। क्या इनको पता है कि वो अमाउंट क्या है, पेपरा का थ्रेशोल्ड क्या है? तो सर ये बातें जो उनसे है सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि ये उस स्पिरिट की बुनियाद पे सर गवर्नमेंट को, अच्छा सर अब वेंडर मौजूद नहीं है सर जिसका डेटा या जिसके पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या प्रिंसिपल की कैपेबिलिटी है कि वो एनालाइज कर सके 25 लाख की जो मैं मार्केट बेस करने जा रहा हूँ तो वो उसकी कॉस्ट ये प्रॉपर सही कॉस्ट है? हमारे एनालिसिस में अभी ये भी आया है कि रिसेंटली जो सोलर पैनल सर 20 लाख का आ रहा है वो 40 लाख का खरीद रहे हैं। कौन जस्टिफाई करेगा कि ये मार्केट बेस्ड है या नहीं है अनलेस द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और उसकी कंपैरेटिव किसी ने अप्रूव ना की हो। तो सर आई थिंक इसको मिसलीड करने की कोशिश ना करें सेक्रेटरी साहब और इसके ऊपर एज पर लॉ। और सर आखिरी बात, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है जो इस हाउस को दिया गया है उसको कैसे आप वायलेट या ब्रीच कर सकते हैं? कोई ये इनसे पूछे सर। शहजाद साहब बहुत मेहरबानी। आपका ऑडिट वालों का और पुलिस वालों का काम शक से शुरू होता है, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी इससे डिफरेंट। मसलन मैं एक एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, एक स्कूल पे मैंने कुछ अर्सा पहले वाटर सोर्स उन्हें दिया और प्राइवेटली दिया। थोड़े अरसे के बाद मैंने विज़िट किया तो वो सफ़ेदे के दरख्त लगे थे और वो सारे उस बोर में चले गए, वो स्टक हो गया, ख़त्म हो गया। जब मैं वहाँ गया उन्होंने कहा सर पानी का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यार ये आपको बोर तो दिया था। उन्होंने कहा सर वो सफ़ेदा 10-11 लीटर रोज़ पानी पीता है, खींचता है, तो ये उसकी जड़ें चली गई हैं सारी, वो स्टक है, हमारी सीवरेज भी स्टक है और हमारा बोर भी स्टक है। तो मैंने कहा यार प्रिंसिपल साहब ये 3-4 दरख्त हैं आप कटवा दें। उन्होंने कहा जी मैं रिटायरमेंट दे नेड़े हैं। तो फिर मैंने बाद उस वक्त मुझे नहीं थी समझ, शायद इतनी PSC का इतफाक नहीं था, फिर मैंने PSC टिके नहीं खाण होंगे, मेरी पेंशन भी रुक जानी है। वो 10 रुपए का काम नहीं कराते थे टीचर्स। ये काउंसिल्स जो बनाई गई थी ये इस हवाले से बनाई कि स्कूल का बोर्ड नहीं वो खर्च करते थे कि ये हमें कल इसका जवाब देना पड़ना है, यही वोचर यही मामलात हमें वो ले दे जाने। और वो लोकली सेक्रेटरी साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, ना आपको कोई वहाँ ठेकेदार रजिस्टर्ड मिलता है, ना आपको कोई दुकानदार रजिस्टर्ड मिलता है। ये छोटे छोटे काम, अब पंखा आपने वाइंडिंग कराना है, कहाँ से आप ढूंढेंगे कि कोई रजिस्टर्ड आदमी आपको मिले? ये इस लेवल पे ग्राउंड रियलिटी यही है।
आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ कि आपने सारी अमाउंट जमा की, आपने ठीक पॉइंट आउट किया, लेकिन जो नीचे जाके जहाँ पे ये काम अभी इसी वजह से प्राइवेट दे दी ना एक स्कूल काउंसिल, उसमें टीचर शामिल नहीं है पैसे लगाने के लिए, उसमें पब्लिक दी है डिफरेंट, उसमें कोई सियासी पार्टियों से मुबरा करके उनका रिटायर्ड अफसर टीचर दूसरे तीसरे जो है वो करें ताकि डिपार्टमेंट पे भी ये इशू ना आए। लेकिन ये चीज़ें आपको लोकल लाहौर में शायद मिल जाएं, मैं नहीं कह सकता, आपको बाकी सारे 70% पंजाब में नहीं मिलेंगे। दूसरा, मैं एक और आपसे मेरी गुजारिश है कि मैंने कल भी एक रिक्वेस्ट की थी, मेरा कोई ना मैं जो ज़िले हो रहे हैं शायद ज़िंदगी में एक आध चक्कर किसी दोस्त की खुशी गमी पे लगा हो इस एरिया में, ना मेरा कोई ज़ाती उसमें इंटरेस्ट है, कम से कम ये जो तबका है ना जिसे सारी दुनिया में देनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, हम शायद इन्हें वो इज़्ज़त दे भी नहीं सके, वो मकाम दे भी नहीं सके। आप ग्रेड 18-19 के एक टीचर की सिचुएशन देखें और बाकी डिपार्टमेंट के ग्रेड 17 से आप देखें तो वो आपको ये साइकिलों पे धक्के खाते हैं और वो फॉर्चूनरों पे फिरते हैं। तो हमने भी बड़ी ज़्यादतियाँ इनके साथ की, इनके वो हालात मद्देनज़र रखते हुए इतनी लीवरेज दें कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि एक प्राइमरी स्कूल में टीचर वो झाड़ू भी दे रही है, वो क्लर्क का काम भी कर रही है, वो चौकीदार का काम भी कर रही है और वो बच्चों को पढ़ा भी रही है। इस ज़िम्मे में कुछ ना कुछ ठीक है, मैं आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको भी एक, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं यकीन जाने जब सरकार का पैसा लुटते देखते हैं तो यकीन करें रात को ये भी आता है कि यार ये किधर हम बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जहाँ और मामलात इससे कहीं ज़्यादा हैं, इनको थोड़ा बहुत इस बात का लीवरेज दें कि ये कम से कम ज़हनी तौर पे मैं शायद पता नहीं जब शहबाज साहब थे, मैं एक वाक़या बगा साहब जी कि शहबाज साहब थे तो मैंने उन्हें एक सवाल एक दिन किया तो अगले दिन की तनख्वाहें बढ़ी थी। मैंने कहा सर एक टीचर दीवार पे लिखते हुए ये सोचे कि मैं बच्चे की तनख्वाह कहाँ से दूंगी, मैं बिजली का बिल कहाँ से पूरा करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे, उसने क्या पढ़ाना है और क्या कौम बनानी है। तो अगले दिन जब जजेस की तनख्वाहें 300% बढ़ी थी तो कोई 40-45% ने इनकी बढ़ी, तो मैंने कहा सर बड़ी मेहरबानी है आपने बात सुन ली। तो इस वजह से गुजारिश है कि थोड़ा बहुत ये इसमें मेहरबानी फरमाएं। विद योर परमिशन चेयरमैन मैं बात करना चाहूँगा। सर सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त, भट्टी साहब ने बातें की हैं, लेकिन इसका तो बेहतर तरीका ये है कि हम टीचर्स और एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक एडिशनल बिल लाएं और उनको टका के बेनिफिट्स दें और सैलरीज इंक्रीमेंट दें और एट पार लाएं, उनको वो रिस्पेक्ट दें जो डिजर्व करते हैं। लेकिन इस फोरम पे जो मामला है दैट इज़ डिफरेंट, इट्स नॉट अबाउट दैट सर। मैं जो ऑडिट जो बात कर रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड कि वहाँ आपके वेंडर्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है और आप उस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, बट देन देयर इज अ स्कूल काउंसिल व्हिच इज रिस्पांसिबल टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड एक अप्रूवल का प्रोसेस भी उनका है। क्या आपने वो रिकॉर्ड, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें वो तमाम एक्सपेंसेस अप्रूव हुए स्कूल काउंसिल से, वो प्रोवाइड किया ऑडिट को? अगर ये नहीं किया तो इट इज ये जब आपकी पिछली गवर्नमेंट में जब ये काउंसिल बनी और ये जी ऑडिट आप एग्री करते हैं नहीं सर, उस वक्त नहीं किया ये सर। अभी दिसंबर में जो रिवाइज पॉलिसी आई है 2024 में, उस वक्त ऑडिट से मुबर्रा इन्होंने करार दिया, वो भी 25 लाख तक की अमाउंट सर। बाकी सर जो अर्लियर जिसकी बुनियाद पे आज हम ये प्यारे कर रहे हैं उसमें ऑडिट से मुबर्रा नहीं है। और सर मैं भट्टी साहब की बातों को सर ऑनरेबल मेंबर ने बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बातें की हैं सर। आप इस टेबल को अगर देखिए जो है तो सर आउट ऑफ 124 हम तो 85 मिलियन का कह रहे हैं कि हमने सर आउट ऑफ द वे जाते हुए 14 तारीख की मीटिंग थी, हमने इनको और दिन दिए और सर हम दिन रात बैठे और 17 तक हमने सर ये रिकॉर्ड भी वेरीफाई किया, तो 85 मिलियन तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया सर। तो ऑडिट सर इतना भी वो जालिम या वो नहीं है, हम सर पूरी कोशिश। और सर ये सेक्रेटरी साहब गवाह है अवैध साहब, सर जितनी लेवरेज मैंने सर विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ भाई इनके प्रॉब्लम है, इनके मसाइल हैं, हमने सर इनको बिल्कुल फैसिलिटेट किया अपने एंड से, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर मैं उस पॉइंट पे अपना बीइंग डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिटर जनरल रिप्रेजेंटेटिव मैं सर खड़ा हुआ हूँ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जहाँ पे भी वायलेशन या एग्जम्पशन, सर ये एग्जम्पशन की तरफ क्यों जाते हैं?
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीईओ ऑफिस में, अगर वेंडर वहाँ पे नहीं मिलते, जब भी आपने 3 वेंडर सेलेक्ट करके प्री क्वालिफाई करके रख लें कि कंस्ट्रक्शन इन तीनों से की जाएगी, जो मर्जी स्कूल जहाँ मर्जी से वो करवा ले सर, उन तीनों से करवाता रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट वाई दे ऑलवेज रिजोर्ट टू द एग्जम्पशन, ऑडिट से निकल जाओ, ऑडिट से रिकॉर्ड ना दो। तो सर इसलिए सर टू दैट एक्सटेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है। बाकी सर हमारा काम बीइंग आइज एंड ईयर्स ऑफ द दिस अगस्त फोरम, सर हमारा काम सिर्फ पॉइंट आउट करना था। बाकी सर जो मेंबर्स ऑनरेबल इस पे डिसाइड करेंगे, हमें खुश दिली से सर उसको। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑडिट से मुबर्रा अगर 25 लाख तक है तो ऑडिट को फिर पैरा जनरेट करने की जरूरत ही नहीं थी। देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, मैं वही कह रहा हूँ, जो उन्होंने जनरेट किए हैं देयर वाज सम रीजन बिहाइंड दैट, कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने किया। यही डिबेट डिस्कस हो रही है ना कि वो 4 लाख का नहीं दे पा रहे। मैं सर कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट अगर बड़ी साहब अगर मुझे मुकम्मल कर लेने दें सर, तो सर एक गुजारिश ये है कि सिर्फ 3-4 दिन में 69%, फिर आप कर लीजिएगा, मेहरबानी करें। देयर इज ऑलवेज अ प्रोसीजर सर। ऑडिट अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनसे रिकॉर्ड मांग रहा है, जो कि एटलीस्ट इस हद तक तो जस्टिफाइड है कि स्कूल काउंसिल के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसमें बहरहाल अप्रूवल चाहिए ना सर, ऑडिट से तो चले हम मान लेते हैं मुबर्रा पहले था बाद में था, इस बहस को छोड़ दीजिए। अगर वो रिकॉर्ड एटलीस्ट इस ऑडिट से मुबर्रा होने के बावजूद देयर इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड, वो स्कूल काउंसिल की हद तक तो होगा कि उन्होंने अप्रूवल दिया उसका। अगर आप उसका रिकॉर्ड भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे देन यू आर एट फॉल्ट। वो आपको प्रोवाइड करना है बहरहाल अप्रूवल्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, और जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस अप्रूव हो। अगर हम ये भी ना करें तो फिर तो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाएगी, हर चीज़ जिसका जो जी चाहेगा करता फिरेगा। यहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम किसी एजुकेशनिस्ट के एहतराम में खुदा न खास्ता, बड़े ऑनरेबल लोग हैं, हम आज यहाँ बैठे हैं इन्हीं लोगों की इन्हीं की तरबियत, इन्हीं की दी हुई तालीम के नतीजे में यहाँ बैठे हैं। इनको जितने भट्टी साहब अब इक़्तिदार में अब इन पार हैं, ये लाएं बिल, हम मैं एज ए मेंबर ऑफ अपोजिशन इंश्योर करता हूँ कि हम आपका साथ देंगे, जितना फैसिलिटेट आप कर सकते हैं उस्ताद को करें, हम आपके साथ हैं, और उनके एहतराम में जितना इजाफा जिस तरह से भी करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन ये एक प्रोसीजर ऐसा है जिसको हम नहीं चाहते कि हम स्पॉइल करें। यहाँ एटलीस्ट जो एक मिनिमम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं दोज मस्ट बी मेट, अदरवाइज तो कोई पूछने बताने वाला रह नहीं जाएगा, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसमें ये इशू ये है कि जो पैसे डिप्टी डीओ ने डिफरेंट स्कूल्स में 50-60 स्कूल में दे दिए, लगाए तो डिप्टी डीओ ने नहीं, उन्होंने तो एज पर डिमांड ट्रांसफ़र कर दी। अगर तो वो ट्रांसफ़र हुए हैं स्कूलों के, उसके बाद अगर जवाब दे हो तो फिर या उस स्कूल का जिसने डिस्पर्स किए वो होना चाहिए, फिर डिप्टी डीओ नहीं होना चाहिए। But being a principal accounting officer, he is responsible to take that record from the schools. आप पैसे मुझे दे रहे हैं, आगे मैं जुआ खेला हूँ या मैं आपसे पूछूंगा तो सही ना, जवाब तो मैंने देना है। सर मिनट्स ऑफ मीटिंग तो मैं मांगूंगा ना आपकी जो स्कूल काउंसिल है, हर स्कूल के काउंसिल तो है ना सर जनाब चेयरमैन साहब, उसके वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को तो अप्रूव करेगी। सीओ साहब जवाब देना चाहते हैं मेरे ख्याल जनाब। सर गुजारिश ये है कि डीजी ऑडिट साहब बहुत काइंड इनफ हैं सर कि मेरी जो कमरसे में तैनाती थी सर, हमने सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया सर और वेरीफाई भी करवा लिया है। ऑब्जेक्शन अब यहाँ पर सर रिकॉर्ड की प्रोविजन नहीं है, हमने रिकॉर्ड सर प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे ऑडिट में भी है। जस्ट ये था कि पेपरा की हम वायलेशन है, स्प्लिटिंग की गई है इसको, अब सिर्फ ये बात है। और हमारे ऑनरेबल सर सेक्रेटरी साहब जस्ट ये है कि जो स्कूल काउंसिल को मैंडेट है, चूँकि वहाँ पर एक दूर दराज इलाके में सर ना कमरा बन सकता है वहाँ पे जो एक मिस्त्री है सर, और ना वहाँ रजिस्टर्ड फर्में हैं सर जिस पर वो अपना ये काम करा सके। रिकॉर्ड प्रोडक्शन की हद तक सर ये हमने मुकम्मल सर करा लिया है। यार इस बात तक तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, चले हम मानते हैं ये पेपरा शेपरा की चलो इस हद तक बात तो है, आप बेसिक रिकॉर्ड क्यों नहीं दे पा रहे? प्रोवाइड कर दिया सर रिकॉर्ड, ऑडिट नहीं मान रहा इस बात को ना, आप उनसे बात करें ना सर, रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया सर। यहाँ पे जो अब ये जो बार बार बात हो रही है कि डिप्टी डीओ भेज देता है स्कूल का तो वो फारिग हो गया, डिप्टी डीओ अगर भेज रहा है तो किसी तरीके से भेजेगा ना, उनसे कुछ तो भट्टी साहब उसको चाहिए कि उससे कुछ सर ये मुल्तान की हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा टेबल भी यही शो कर रहा है। मुल्तान की हद तक हमने तो कोई बात की नहीं सर, ये तो बहावलपुर और रहीम यार खान बहावलपुर की हद तक सर वो है। और मुल्तान का जो एक पैरा है लिक्विडेटेड डैमेजेस का, वो सर हमारी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इन्होंने जो लिक्विडेटेड डैमेजेस डिले जो सप्लाई की गई उसके ऊपर इम्पोज करने थे वो नहीं लगाए, और उसका कुछ भी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि हमने क्यों नहीं लगाए। जो सप्लाई 90 दिन में आनी थी वो 200 दिनों के बाद आ रही है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया। अब उसकी इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
बात तो सर इस तरह हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो बाकी मुल्तान ने सर ज़रूर रिकॉर्ड वेरीफाई करवाया और हमने इसको एक्सप्लिसिटली बयान भी कर दिया पीएससी के सामने कि वो वेरीफाई करवाया है। जनाब चेयरमैन साहब, सर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी स्कूल के पास ही पूरा एक्सपीरियंस है, जो भट्टी साहब और आसफ भाई ने बातें की, लेकिन हमें देखना ये है कि जो स्कूल काउंसिल को 4 लाख तक का इख्तियार है, उनको अपना रोल इफेक्टिव प्ले करना चाहिए। कहीं पर अगर हैंकी फैंकी पहले होती रही है, अगर मैंने की है, तो इन फ्यूचर काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। बात इस चीज़ की हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो सीएम साहबा या हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है 25 लाख तक, तो मैं समझता हूँ कि हम सब हलकों से तलक रखते हैं। मैंने लास्ट टर्नओवर में मतलब साहब 65 स्कूल अपग्रेड करवाए थे बमा बिल्डिंग, लेकिन माजरत से पिछली गवर्नमेंट में मेरे हल्के में एक स्कूल भी ना अपग्रेड हुआ ना कमरे बने। वो बात ठीक है कि 40-45 लाख में एक कमरा बनता है और अगर 25 लाख में आप बना रहे हैं तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि बिल को वो रिकॉर्ड जो है डिप्टी डीओ हों या सीओ हों, वो इंटरनल सेक्रेटरी साहब भी एक ऑडिट होना चाहिए डिपार्टमेंट का, और उस ऑडिट को अगर कोई और अदारा भी चेक करना चाहता है तो वो मेरा ख्याल है हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें ओपन किताब की तरह रखना चाहिए, लेकिन हमें काम करना है। और ये बिल्कुल चेयरमैन साहब जेन्युइन इश्यूज़ हैं कि स्कूलों के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, वाशरूम बनना है, दीवार गिर गई है और वो सेक्रेटरी या मिनिस्टर के पास जाते हैं तो कई साल गुजर जाते हैं। ये काम जेन्युइन है, होने चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस के जो पैरामीटर्स हैं वो हमें मलहूज़े खातर रखना है। और मैं समझता हूँ डिप्टी डीओ हज़रात हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, अगर वो बाकी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, वो 50-100 स्कूल को चेक करते हैं, तो उनको स्कूल काउंसिल के जो अखराजात हैं उनको भी चेक करना होगा और रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू। मेरे ख्याल में दोनों पॉइंट तरफ के व्यूज़ में वैलिड हैं, लेकिन प्रिंसिपल बात तो ये है ना कि गवर्नमेंट का पैसा 1 रुपया हो या 1 लाख हो, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, वो आपको देनी है। सिर्फ आप समझने वाली ये बात है कि सेक्रेटरी साहब ये जो आप 25 लाख हो गया, गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, फ़ाइन, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं वो भी जेन्युइन हैं, देहातों में हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका चेक एंड बैलेंस क्या है, सिर्फ वो हमें बता दें जस्ट फॉर नॉलेज। बहुत शुक्रिया सर। ये मेरे हाथ में सर पहली वाली पॉलिसी है, तो पहली बात जो ऑडिट ने ऑब्जर्वेशन दी उसकी डेप्थ में है वो बात, सिर्फ नई पॉलिसी के चेक्स एंड बैलेंसेस के हैं। मैं सर अभी ये पॉलिसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं, आफ्टर मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स पे चीफ मिनिस्टर साहबा ने और कैबिनेट ने मौजूदा ये अप्रूव की, पहली बात एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं हुई। ये मेरे हाथ में नई पॉलिसी है, इसके पेज नंबर 16 पे लिखा हुआ है मैकेनिज़्म फॉर फाइनेंशियल ऑडिट। 3 टियर ऑडिट का मैकेनिज्म बनाया गया है। इंटरनल ऑडिट कमेटी स्कूल के अंदर होगी। परसुएंट टू इस कॉन्स्टिट्यूशन द स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल शैल एस्टैब्लिश एन इंटरनल ऑडिट कमेटी विद इन 7 days। द कमेटी शैल comprise 5 members including the SMC chairperson, 1 teacher rep, 1 parent rep, 1 journal member and 1 youth member collectively। अच्छा, दूसरी कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट कमेटी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, ये पॉलिसी का हिस्सा है सर। मैं उसकी पॉलिसी जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट कमेटी होगी, डीओ कंसर्न होगा इसमें, कन्वीनर यानी डीओ सेकेंडरी स्कूलों को देखेगा, डिप्टी डीओ कंसर्न वो प्राइमरी स्कूलों को देखेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स वो भी इसका मेंबर होगा सर। उसके बाद है प्रोविंशियल लेवल पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी to maintain fiscal integrity and oversight, the school education department shall appoint an independent and professional audit firm on annual basis. This firm will conduct comprehensive audit of the comprehensive sample of 5 to 10% of the provinces SMCs selected randomly to वो कहते हैं 5 से 10% स्कूलों की ऑडिट जो है एक प्राइवेट फर्म इंडिपेंडेंट, पूरा ऑडिट का मैकेनिज्म दिया गया है। ये पूरे कानून के पाबंद हैं, इसी तरह इसका ऑडिट किया जाएगा। इनको बिल्कुल फाइनेंशियल जो है ऑटोनॉमी दी गई है, अकाउंटेबिलिटी भी इंशाल्लाह होगी। पहले अब ये तो
पॉलिसी अब इस फाइनेंशियल ईयर से इम्प्लीमेंट होगी? जो पीछे चीज़ें रह गई हैं उसको अपने आप 2-3 महीने जो मांग रहे हैं 30 जून तक इन चीज़ों को तो सेटल डाउन करें। 30 जून तक 100% ये चीज़ें रिकॉर्ड्स हर चीज़ मुहैया किया जाएगा, इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे। प्राइवेट ऑडिट वाला लफ्ज़ का ये भी कंपलसरी है? कंपलसरी है, जैसे सारा एंड फर्गूसन जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल की जो ऑडिट फर्म्स हैं उनको डिपार्टमेंट हायर करेगा, वो ऑडिट करेंगे इनका। ये नहीं ऑडिट फ्री हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। सर नेक्स्ट पेज पे सर पे एंड अलाउंसेस, ये सर कैटेगरी 3rd है और इसके अंदर सर 2 पैराज हैं। पहला पैराज जो है पेमेंट ऑफ इनएडमिसिबल अलाउंसेस, ये प्योरली सर रिकवरी के हैं और इसके अंदर सर जो सर पेज 4 पे सर ऑडिट ब्रीफ पेज 4, इसमें सर जो ऑडिट ने रिकवरी पॉइंट आउट की जो टोटल है वो 54.529 मिलियन है, जिसमें से सर रिकवरी जो इफ़ेक्ट हो गई जो वेरीफाई हो गई वो 22.620 मिलियन है। रिकवरी नॉट ड्यू मींस के इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर वेरिफिकेशन करवाई और ये हमें पता लग गया कि नहीं वहाँ पे रिकवरी बनती ही नहीं थी, ठीक है सर। और जो बैलेंस रिकवरी है सर ये हमने ऑडिट ने 20.554 मिलियन जो है ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है और इसको सर प्री पीएसी में डिस्कशन भी हुई है और प्री पीएसी ने भी सीरियस कंसर्न शो किया था कि ये क्यों नहीं इसको एक्सपेडाइट कर रहे, क्योंकि ये बहुत पुरानी 3-4 साल से आउटस्टैंडिंग है और उसको कहा गया है कि आप इसको एक्सपेडाइट करें रिकवरी को। ठीक है जी सेक्रेटरी साहब, 30 जून सर। कैटेगरी ऑफ जो इसी के अंदर पे एंड अलाउंसेस के अंदर आती है सर वो इरेगुलर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस। सर इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ नॉट रिलेटेड टू कि इसमें कोई रिकवरी वगैरह है सर। फॉर एग्जांपल सर ये जो टेबल पेज नंबर 5 पे है ये शो कर रहा है कि इंस्पेक्शन अलाउंस ऑडिट ने पॉइंट आउट किया कि ये नहीं मिलना, उसकी एक सर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी कि जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं AEOs जब वो इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो वो अपने जो KPIs की वेरिफिकेशन करते हैं कि इन KPIs की बुनियाद पे उनको एक अलाउंस दिया जाता है। तो ड्यूरिंग ऑडिट उन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कि हमने इतने KPIs को वेरीफाई किया और उसको डिप्टी DO ने काउंटर साइन भी किया। अब सर इन्होंने वो हमें ड्यूरिंग वेरिफिकेशन जो ये अभी प्री पीएसी से पहले हुई उसमें इन्होंने शो करवाए वो डॉक्यूमेंट्स। इसकी बुनियाद पे सर हम ये कह रहे हैं कि हर एक पैरे के ऊपर सर इंडिविजुअली लिखा हुआ है कि किसी वो रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया है और इसमें अब फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसको सेटल किया जा सकता है। 7 नंबर पे मुल्तान वालों ने काम किया है, ये कैसे होता है? विड्रॉल ऑफ सैलरीज सैंक्शन पोस्ट जिस पे आपने प्रोब कहा है कमेटी ने। जी सर, ये मैडम आप ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। सर इसमें हमारे 2 पैरास थे, ऑडिट पैरास थे, तो इसमें एक DDO ने हमें प्रोड्यूस कर दिया रिकॉर्ड और हमने वेरीफाई भी कर लिया। सर जो CEO के अगेंस्ट रिकॉर्ड है, टर्मिनोलॉजी को समझा दें। विड्रॉल ऑफ सैलरी सैंक्शन पोस्ट मतलब सैंक्शन पोस्ट है, बंदा कोई नहीं है, उन्होंने सैलरी निकाल ली, यही मतलब है? सर इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सैंक्शन पोस्ट अवेलेबल है, लाइक 17 की अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने उसके अगेंस्ट उस सैंक्शन पोस्ट का बंदा नहीं लगाया हुआ, आइदर बड़ी पोस्ट का लगाया हुआ 19 का या 17 का लगाया, मतलब एडजस्टमेंट की हुई है। ऑफ सैलरी मतलब 18 का बंदा लगा हुआ है तो वो 17 की सैलरी विड्रॉ कर रहा है, सर ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा सर, ऐसे तो नहीं हो सकता सर। ऐसा होता है कि हर पोस्ट के अगेंस्ट उसी के अकॉर्डिंगली बंदे को पोस्ट होना चाहिए, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट सर। अब सर यहाँ पे ऐसा है जो ऑडिट ने ऑब्जर्व किया है कि पोस्ट किसी और नेचर की है और वहाँ पे किसी और बंदे को एडजस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 17 की पोस्ट है तो वहाँ पे हो सकता है फॉर 16 के बंदे को भी लगाया हो और फॉर सैलरी पर्पसेस। तो हम ये कहते हैं कि जो रेलिवेंट जिसके लिए वो सैंक्शन की गई है, जिस मकसद के लिए वो पोस्ट, उसी लेवल का वहाँ पे बंदा भी लगना चाहिए, ये सर इसके अंदर। और कहीं पे ऐसा है कि सर फॉर एग्जांपल एक दफ्तर में 10 सैंक्शन पोस्ट हैं लेकिन वहाँ पे 12 लोग काम कर रहे हैं, तो वो होता है सर विदाउट सैंक्शन पोस्ट के भी, तो सैलरी क्योंकि सर
इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती, वो चलती रहती है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से। तो ये सर एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी का पैरा है, इसमें रिकवरी इन्वॉल्व नहीं है। सर ये अमाउंट उन सेक्शन पोस्ट के अगेंस्ट जो ड्रॉ की गई अमाउंट सैलरीज की, ये वो है सर। इट इज रिकवरेबल? नो सर, इट इज नॉट, क्योंकि सर सैलरी तो उस बंदे को मिलनी ही थी, तो वो मिलनी ही मिलनी है, तो सैलरी तो रिकवरेबल नहीं है। सर इस हद तक ये है कि जो इसके क्योंकि दो पार्ट्स थे, तो ऊपर वाले पार्ट में जो AIR पैरा नंबर 9 है 8.302 मिलियन, उसमें सर इन्होंने फिर जस्टिफाई किया और हमें वो पोस्टों के ऑर्डर दिखाए, सैंक्शन पोस्टों के अवेलेबल थी, जबकि सर दूसरे केस में इन्होंने वो जस्टिफाई नहीं किया। और इसी के ऊपर प्री PSC ने ये कहा कि आपने वेरिफिकेशन को भी सीरियस नहीं लिया और आप वापस आके हमें जस्टिफाई और कोई रिकॉर्ड किसी किस्म का भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इस वजह से प्रोब कहा गया, क्योंकि इसमें लग रहा था कि कोई इरेगुलर किस्म के बंदे एडजस्ट किए हुए हैं सर। मैं सेक्रेटरी साहब से भी मेरी गुजारिश है और शहजाद भाई से भी कि एक हमने ऑलरेडी पहले गालबा, मुझे ये नहीं श्योर कि वो इशू साउथ का था या नॉर्थ का था, लेकिन पता नहीं आप थे या नहीं, हमने भी एक मामला रिकवरी के लिए भेजा। वो बाद में जब उसमें मेरा किसी से रब्ता हुआ और मैंने पूछा, क्लास 4 भर्ती हो गए सर आपके डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, 12 साल बाद वो रेगुलर हुए और रेगुलर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हुए। तो वो जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको मिलते रहे 10-12 साल, वो उस क्लास 4 से दोबारा रिकवरी में हमने भी डाल दिए, यहाँ पहुँचा और ऑलरेडी ये पैरा जनरेट भी हुआ था। समा अदर मेरा एक और केस में वास्ता पड़ा, देयर इज़ अ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जो पे एंड अलाउंसेस किसी को मिले हों वो आप रिकवर नहीं कर सकते। उस बेसिस पे आलमोस्ट मैं कल भी मुझे किसी ने फ़ोन पे बताया कि हम तो 70-80% उसके बावजूद भी रिकवरी हमसे, और अभी तो 10-15% रह गई। इस तरह के मामलात को भी देख लें कि वो अब जो एडजस्टमेंट पे जाते हैं बंदे, डिपार्टमेंट मुझे CO कह देता है कि आपने ड्यूटी वहाँ नहीं करनी, वहाँ करनी है, और मेरी तो ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे कहूँ कि मैंने नहीं करनी। बिल्कुल बजा कह रहे हैं। और सर ऐसा ही उस पे उसको मिलनी है, वो उधर भी मिलनी थी, वही पे वो उधर भी ले रहा है। इस सूरत हाल में सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसलिए सर हमने ये सेग्रीगेट किया है सर। मैंने इस पैरे के शुरू में बताया है कि जो पिछली कैटेगरी थी वो इनएडमिसिबल अलाउंसेस की थी, वहाँ पे रिकवरी बनती थी, और इसको सर इसलिए हमने सेकंड कैटेगरी में रखा है इस पूरे पैरे को। इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा जिस तरह ये BS5 वर्किंग ऑन BS12, तो वो BS12 की सैलरी ले रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं, अपनी अब मिलती है, सैलरी अपनी है सर, सैलरी अपनी मिलती है सर, वो अगर किसी पोस्ट दूसरी पे करे ना सर। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है ऑडिट की? सर रिकमेंडेशन ये है कि जो हम वेरिफिकेशन जिस एक्सटेंट तक कर चुके हैं वो सर सेटल कर दिए जाएं, और जहां पे आउटस्टैंडिंग वेरिफिकेशन अभी रहती है वो सर ये हमें प्रोड्यूस करें। जैसा कि सर इसके आगे सर फॉर एग्जांपल सर मैं अब पहला सर है 2.3.4 के ऊपर हम सर सेटलमेंट एज रिकॉर्ड वेरीफाइड प्रपोज कर रहे हैं सर, टेबल के अंदर आप देख रहे होंगे। सीरियल नंबर 2 के ऊपर सर कंप्लीट रिकॉर्ड वेरीफाइड देयरफॉर PSC में कंसीडर द पैरा फॉर सेटलमेंट, ये रिकमेंडेशन है सर। सीरियल नंबर 3 और 4 की कंबाइंड है कि इन्होंने सर वहाँ पे भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया है, तो ये भी बहुत पैरा सेटलमेंट के लिए ठीक है। जो रिकमेंडेशंस इस आखिरी कॉलम में उसके मुताबिक फैसला सर थैंक यू जी। आपका कोई इस पे डिसएग्रीमेंट तो नहीं? कोई रिजर्वेशन इस पे है तो बताएं सर। ये है कि ये स्पेशल एजुकेशन का पैरा है जो सीरियल नंबर 7 पे 2.11.7 है, और ये माजूर बच्चे हैं बेसिकली जो मेंटली रिटार्डेड और नाबीना और इस तरह के, और तनख्वाह तो हमेशा उतनी ही मिलती है जितना किसी की सर्विस या ग्रेड होता है, चाहे वो 12 स्केल का 18 के अगेंस्ट भी लगा हुआ हो, तो वो सैलरी उसको उसके अपने ग्रेड के मुताबिक ही मिलती। ये हो ही नहीं सकता कि उसको अपनी लेंथ ऑफ सर्विस या ग्रेड के अलावा प्रोब में नहीं डालते इसको, आप सेटलमेंट करें अपने रिकॉर्ड जो रह गए उसको सेटल कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं गुजारिश करूंगा आप सेटल ज़रूर कर दें, ये सीरियस मामला होता है सर। उनके पे ऑफ द पोस्ट का फाइनेंशियल रूल है कि जिस पोस्ट
का आदमी है उसी पोस्ट के अगेंस्ट लगेगा, अदरवाइज ये एम्बेजलमेंट में चला जाता है केस। बारहवीं स्केल के अगेंस्ट ड्रॉ कर रहा है 5वें का। डिसएग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, डीजी साहब ने कहा है ना कि 5वें ग्रेड का बंदा 12वें की सैलरी नहीं ले रहा। नहीं सर, नहीं सैलरी की बात नहीं है सर, उस पोस्ट के अगेंस्ट लगेगा। पोस्ट पे ऑफ द पोस्ट का मतलब ये है कि अपनी ही पोस्ट के अगेंस्ट लगेगा। ये नहीं कि 18वें स्केल के अगेंस्ट आप नायब कासद को लगा दें कि वो नायब कासद अपनी तनख्वाह लेगा, ये बात नहीं सर। इसी पे मेजरमेंट होती है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में। इस पर सर ज़रा प्रोब होने दीजिए ताकि पता चल जाए कि इशू क्या है। चलें जी, फाइनेंस की राय पे डिसएग्री नहीं किया जा सकता, इसको प्रोब करा लें जिसका। इसी से प्रोब कराएं, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीईओ जो इन्होंने सजेस्ट किए। सीईओ साहब भी ठीक है सर। चलो डीज सर, डी कैटेगरी पेज नंबर 6 ऑफ द ऑडिट ब्रीफ, ये भी सर बजट से रिलेटेड हैं सर। ये भी प्रोसीजरल या पॉलिसी इश्यूज हैं, दीज आर नॉट रिकवरीज। ये सर मैं पहले आपको सर थोड़ा सा, तो अब सर पहला इसमें सर 3 किस्म के हैं। जो सर टेबल में पहले 3 पैरे हैं, ये सर अनऑथराइज्ड अप्रूवल ऑफ बजट एंड एक्सपेंडिचर। ये सर पूरी एजुकेशन अथॉरिटी का उस साल का जो बजट है उसको ऑडिट ने इरेगुलर करार दिया है। उसकी बुनियाद क्या है सर? बुनियाद ये है कि सर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो कि डीसी हैं, जो इस बजट को अप्रूव करते हैं, उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है ऑडिट के ख्याल में। क्योंकि सर जो एक्ट के अंदर पावर दी गई थी, पहले सर 2013 का एक्ट था लोकल गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने कहा कि इसको 6 महीने तक हम दे रहे हैं, फिर उसको 12 महीने किया, फिर उसको 2 साल किया। वो सर 2 साल जो थे, जो गिवन अथॉरिटी थी टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो 1/1/2019 को ख़त्म हो गई। उसके बाद सर सब्सिक्वेंट जितनी भी अमेंडमेंट्स या रिवाइज्ड एक्ट्स आते रहे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, उनके अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा गया था कि बाय एग्जेक्टिव ऑर्डर एंड अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इनको वो इख्तियार दिया जाएगा, एक्सटेंशन दी जाएगी डीसीज को एक्सप्लिसिट विद द ऑर्डर। वो सर कभी भी नहीं किया गया। तो हम सर इसको सिर्फ एक उस एंगल से कह रहे हैं कि वो इख्तियार दिया नहीं गया ऑफिशियली डीसी को, और एक कंटिन्यूएशन होती जा रही है सर। तो इसके ऊपर सर रेगुलराइजेशन या तो फाइनेंस से, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी वो कंटिन्यू करेंगे। ये उसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। सेठ साहब आपके पास नोटिफिकेशन होगा, उसकी कॉपी दे दें। जी जी, जो डीसीज हैं वही एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वही इसके हैं, इसका कोई इशू ये नहीं है, वो कंटिन्यूटी में जा रहे हैं। नहीं इसकी कोई रिटर्न है आपके पास चीज़? मैं अर्ज करता हूँ सर, डीसीज का जो नोटिफिकेशन है, चलो मेरी गुजारिश है कि इसमें महकमे का इशू नहीं बनता। अगर मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं थी, तो वो फिर मैं या मेरे से ऊपर वालों का काम है ना सर। वो है, वो मैंने रिक्वेस्ट की, सेक्टर साहब कॉपी दे देते हैं ऑडिट को। वो सर मैं एक इसी पे बगा साहब अगर थोड़ी तवज्जो दें। कोरोना का वक्त था, गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो 10 रुपए का मास्क 250 पे भी चला गया था और मामलात मिल नहीं रहे थे। हमारे पिंडी जो हेल्थ डिपार्टमेंट था उन्होंने बड़ा काम किया, हम मुखालिफ होने के बावजूद भी उन्हें अप्रिशिएट करते थे। आज वक्त ऐसा गुजरा कि मैं यहाँ बैठा था, मैंने गौर नहीं किया, मुझे कल वो साहब की फ़ोन आया, उनका जी उस वक्त तो आप हमें अप्रिशिएट करते रहे, आज सारा मामला उठा के आपने CMIT में भेज दिया। मैंने कहा यार ये वो उनका जी 100% उन्हीं दे। सर जी उस वक्त तो हमारे सर पे डंडा चढ़ा हुआ था कि जनाब जहाँ से मर्जी हम मिनटें करके पेशावर से, हम कहाँ से, जहाँ से लाहौर से डबल ट्रिपल मिलती थी, जाके लेके चीज़ें पूरी करें। एयरपोर्ट से बंदे उठाते थे, कमरों में रखते थे, एक अजीब हालत जंग थी जी। अब हम उन्हें कहते हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू लॉ आए, वो कैसे आए बेचारे वो, और मतलब है। और फिर मैं ज़ाती तौर पे उस बंदे को जानता हूँ, सारे उस सेटअप में एक ऐसा शरीफ आदमी है जो इतनी सर्विस होने के बावजूद भी मेडिकल में बच्चों की पढ़ने के लिए उसने दरख्वास्त मुझे दी कि चीफ मिनिस्टर साहब को दें, मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं, मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी। तो इस किस्म के बंदों की वो मैं कल मुझे जब वो मिली, मैं आज लेके आया हूँ
और मुझे बड़ी वो हुई कि मैंने कहा यार फिर काम करने का क्या फ़ायदा हुआ, कि वो उनका केस हमने CMRD को भेज दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सर देखें, CMRD को भेजने की कोई रीज़न रही होगी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर उस जो कोविड एरा था सर, उसमें ज़ाहिर इमरजेंट सिचुएशन थी, उसके मुताबिक रूल्स की रिलैक्सेशन भी रही होगी। जब उनको कहा गया कि आपने पूरे करने हैं, तो ज़ाहिर उसका रिकॉर्ड उन्होंने फिर ऑडिट को प्रोवाइड किया होगा अकॉर्डिंगली। और ऑडिट भी कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो इस बात को समझ ना सकें कि यार उन दिनों में क्या सिचुएशन थी। तो मैं नहीं समझता कि बहुत सारे उस दौर के हमारे पास आए और वो कानून कायदे के मुताबिक हमने भेज दी, लेकिन उस सिचुएशन को मद्देनजर नहीं। आपने एक बात फरमाई अभी कि वो आपका टेन्योर नहीं था, PTI का टेन्योर था, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के बात, मैं जानता हूँ उस दौर में ताबूत किस तरह सप्लाई हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि ज़ाहिर है वो मुनासिब नहीं होनी चाहिए, बेशक किसी का भी टेन्योर हो। हर टेन्योर में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमें सही प्रोसीजर को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। चले जी, वी गो विद जो रिकमेंडेशंस जो आपने रिकमेंडेशंस किए हैं, वी गो विद इट। जो PAC का काम है, ये जो 2.11.12.16 ये PAC और जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं सर, ये 2 पैरे सर जो सेटल हैं और एक की फिर रेगुलराइजेशन जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ठीक सर। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर्स की सर, E सर, नॉन रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। इसके अंदर सर ऑडिट ने ये सर पैरा वो है। अब ये सर इसका थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये सर पिछले इससे जब ये ऑडिट हुआ, जब ये ऑडिट प्रिंट हो रही थी ये रिपोर्ट 2022-23 में, उससे पिछले 10 साल की जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स थीं उनमें जो रिकवरी पॉइंट आउट की गई थी उसको क्लब करके एक पैरा इस रिपोर्ट में प्रिंट कर दिया गया। ये वो है सर। अब ये पिछले यानी कि 2022-23 से पिछले 10 साल की जो ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर जो अप्रूव्ड प्रिंटेड पैरास थे, क्योंकि सर PACs नहीं होती थी, डिपार्टमेंट्स कोई रिकवरी की तरफ नहीं जाते थे, तो 22-23 में वो एक पैरा बना दिया गया सर। तो उन 10 सालों में जो रिकवरी पॉइंटेड आउट है ये उसकी अमाउंट है सर। उसमें से रिकवरी इफेक्टेड सर हमने वेरीफाई जो की वो 122 मिलियन कर दी, और रिकवरी नॉट ड्यू सर जो कि उस 10 साल के दौरान मुख्तलिफ SDSC अगर कहीं होती रही और इन्होंने हमें वेरीफाई करवा दिया सर, ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमने देखा कि अब वो ड्यू नहीं है रिकवरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिर्फ सर बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस है वो सर आगे शो हो रहा है लास्ट कॉलम में। सर 10 सालों के अंदर ही ओवर 10 इयर्स जो रिकवरी इफेक्ट हो गई है जो हमने वेरीफाई कर ली है सर, ये वो है सर। तो रिमेनिंग बैलेंस हमने वो भी बता दिया है कि जिसको रिकवरी नॉट ड्यू की अमाउंट भी बता दी है, और रिमेनिंग बैलेंस जो अभी तक हम समझते हैं कि रिकवरी होनी चाहिए ओवर द लास्ट 10 इयर्स जो ऑडिट पैरास थे, इसकी सर डिपार्टमेंट ने कंप्लायंस रिकवरी की हमें दिखानी है सर। जी सर। Sir, with the due reverence and respect of the audit, देखिएगा इस कॉलम को, इसमें ऑडिट वालों ने डिपार्टमेंट के साथ थोड़ी सी ज़्यादती की है, बल्कि बहुत बड़ी ज़्यादती की है। एक तो पिछले 10 साल का जो ऑडिट था, ये ऑडिट इस वक्त हुआ है जो वो 23-24 का ऑडिट था, उसमें पिछले 10 साल का भी ऑडिट इस पैरे में डाल दिया। दूसरा ये देखिएगा कि 2,786 मिलियन यानी 2.25 अरब रुपए इन्होंने कहा कि रिकवरी। एक मिनट पहले यहाँ क्लैरिफिकेशन हो जाए। इन्होंने लिखा है 2007-8 to 21-22। आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, हम डिसएग्री नहीं कर रहे सर। वो सारे जो ऑर्डर आप कह रहे हैं इस साल का भी डाल दिया, ये 21-22 तक है। जी 22 तक इन्होंने कर दिया, यानी पिछले सारे 10 साल का जैसे उन्होंने फरमाया। अच्छा, अब इन्होंने रिकवरी हमारे पास ऊपर यानी पॉइंट आउट की 2,786 मिलियन, और उसमें से हमने 122 मिलियन की तो कर भी ली। अगला कॉलम देखिएगा सर, 889 मिलियन इन्होंने खुद कहा रिकवरी नॉट ड्यू, यानी 90 करोड़ रुपए खुद से ही इतनी बड़ी, यानी 90 करोड़ खुद से ही हमें माफ़ कर दिया कि ये रिकवरी नहीं बनती। अब देखें ऑडिट का कुछ देखें बहुत इंपॉर्टेंट मिसलीड कर रहे हैं। आई हैव टू इंटरवीन, दे आर मिसलीडिंग। ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्री PAC। स्पेशल सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद थे। उबैद साहब ये बताएं कि हमने खुद से कैसे कर दिया, आपने ये वेरीफाई करवाया है। अगर आपको चीज़ों का नहीं पता तो आप काइंडली उसको ऐसा रंग ना दें जिसके ऊपर हमें सीरियसली ऑब्जेक्ट करना पड़े।
अच्छा सर, मुझे बात तो कर लेने दें प्लीज़। अच्छा, उसके बाद सर ये जो है यानी तकरीबन 90 करोड़ रुपए तो जो रिकवरी है उससे ऑडिट के दौरान ही जो इसमें से हमारी खुलासी हुई। अब जो बाकी बची 1774, ये बड़ा जाते हैं ना, खुलासी किस तरह हुई? ये खुद बता रहे हैं जी सर। शहजाद साहब, इतनी बड़ी खुलासी किस तरह होगी? पहले आपने पॉइंट आउट इतना बड़ा किया, फिर खलासी कर दी। जी सर, मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, मैं गुस्से में नहीं हूँ सर, मुझे आई टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड सर मैं बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करता हूँ, लेकिन सेक्रेटरी साहब चूंकि सर वहाँ मौजूद नहीं थे, इनको सर चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। ये सिर्फ वो एक, क्योंकि सर फॉरम को अगर आप वो रंग दे देंगे तो शहजाद साहब झटकी ज़बान में सोचें, पहले आप कहते हैं आपने 2.7 बिलियन देने हैं, फिर आप कहते हैं चलो 90 करोड़ माफ। जी सर, ये क्या दो? नहीं सर, मैं सर आपको बताता हूँ सर, उसकी ये मैंने सर इसकी रीज़न लिखी हुई है और मेरे पास इसका पूरा टेबल बना हुआ है सर। इसमें से कुछ रिकवरी जब ये रिपोर्ट्स प्रिंट हुई 10 सालों की, उस दौरान सर SDACs भी हुई, उनके बाद भी हुई। तो जब ऑडिट ने पॉइंट आउट किया उस वक्त वो रिकवरेबल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें रिकवरी होती गई और इन्होंने आके हमें यही चीज़ दिखाई कि भाई आज इसमें पुरानी जो सी रिकवरी हो चुकी हैं, तो हम कह रहे हैं कि हाँ जो हो चुकी हैं उसको हम एडमिट करते हैं, वो नॉट ड्यू हैं। ये बात है सर, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई माफ़ी नहीं है, उनकी रिकवरीज ऑलरेडी वेरीफाई शो हो चुकी हैं, रिकवर्ड हैं सर, ये बात है सर। शहजाद साहब, ये जो रिकवरी अमाउंट 10 साल की गट्ठी की है, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल 2 साल के बाद आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, कुछ इस तरह के भी अमाउंट्स इसमें शामिल हैं? या कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं या कोई ठेकेदार हैं, कोई वो भी डिफरेंशिएट होनी चाहिए ना कि कौन सी रिकवरेबल है और कौन सी नहीं है, फिर उस पर कोई आगे इसमें वैसे है क्या मोटा मोटा? जी ये सर इसका पूरा नेक्स्चर है वो मोटी मोटी चीज़ें बता दें क्या है इसमें? वैसे 1.7 बिलियन है। जी सर, आप इसमें कुछ मैडम डिटेल बताएंगे? सर इसमें कंप्लाइंस रिलेटेड पैरास भी थे, जैसे कि कहीं पे कोई इरेगुलरिटी है तो वो रिमूव हो गई है तो वो भी इसमें शामिल हैं, और रिकवरी जो वेरीफाई हो गई है वो भी शामिल हैं। और सर मज़ीद मेरे एओज़ जो हैं वो बताएंगे, थोड़ा सा उनके पास एनेक्चर है सर। जी सर मैं बताता हूँ सर। जी सर, जी सर की हुई है इसको उन्हीं के अंदर किसी हेड में क्यों नहीं आए? बहुत बड़ी फिगर है 1.7 बिलियन सर, 3 डिस्ट्रिक्ट्स की। सर असल में 10 साल के रिपोर्ट्स के अंदर इसकी एक एक डिटेल मौजूद है, एक एक डिटेल। ये सर उन पैरास को इकट्ठा करके जो जिसमें ऑडिट समझता था कि रिकवरी है, इस साल एक स्पेशल पैरा बना दिया, सिर्फ ये बात है सर। मैं इसमें समेशन ये करूँगा कि 10 साल कबल एक प्राइमरी टीचर वो रिटायर हो गया, बहुत सारे फौत हो गए, आप भी समझते हैं, उनमें से उसको कोई अलाउंस ज़्यादा चला गया, उससे हम रिकवरी, कोई ठेकेदार था उसको पेमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन हुई, स्कूल काउंसिल का कोई खर्च हुआ, छोटे छोटे तो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, उससे क्या रिकवर करना मुमकिन है? और एक और मेरा ऑडिट से सवाल है इस पैरे के बारे में, ये ऑडिट ईयर तो है 22-23, ये वाला 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ये ऑडिट है, इसमें 21-22 के ऑडिट पैरे होने चाहिए थे। ये वाला पैरा पिछले 10 साल के जो ऑडिट पैरे क्लब यहाँ हो गए, इसका क्या हमारे पास रिकॉर्ड भी है स्कूल एजुकेशन के पास कि हम कभी भी शायद हम इसको सारी रिकवरी शो ना कर सके? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ठेकेदार भाग गया, फौत हो गया, काम हुआ, पंखा लेके उसने लगाया 10 साल कबल, ठीक है, एक मोटर पंप खरीद लिया, एक टीचर को 20 रुपये अलाउंस में ज़्यादा चले गए, नामुमकिन है इसकी रिकवरी? सर बिल्कुल ठीक है। आज सर अगर हम इसी चीज़ पे एग्री कर लेते हैं कि 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स ऑडिटर जनरल ने अप्रूव की, इनको कंटिन्यूसली भेजते रहे, तो इन्होंने 10 सालों में क्या रिकवरी की, और जिन्होंने नहीं की हम कहते हैं रिकवर ना करें, उनके खिलाफ एक्शन ले ले। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर थे, ठीक है, ना रिकवर करें सर, जिनको ये रिपोर्ट्स इशू हुई। अब सर ये देखें ना, बात है कि ये अंडरस्टैंडिंग का इशू है कि ये कह रहे हैं कि जी 10 साल के, भाई आपको वो रिपोर्ट्स इशू की गई, अप्रूव की गई, वो असेंबली की रिपोर्ट्स हैं, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? मैं आई ऐड सर इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके प्रिंट होने से पहले ये 7 लेटर्स हैं जो हमने आपके डिपार्टमेंट को लिखे हैं।
प्रिंट होने से पहले, ताकि ये पैराज डिस्कस हो जाएं। इसमें अगर कोई रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है तो हमसे उस पर रिकन्सिलिएशन कर लें रिकॉर्ड की, और अगर कोई रिकवरीज जो हमने पॉइंट आउट की हैं वो उसको इफ़ेक्ट कर लिया जाए। तो ये सर हमारे रिकॉर्ड पे है। सिर्फ 1 साल में हमने 7 लेटर्स लिखे जिस पे कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं आया। तो आप 10 साल का रिकॉर्ड और फॉलोअप उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सर इसमें पीएसी तो सिर्फ लास्ट 5 इयर्स में नहीं हुई, उससे पहले तो पीएसीज होती रही है। सर इसमें गुजारिश ये है कि ये जो बात हो रही है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात हो रही है। 2002 से लेकर 2016 तक जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रही हैं उसमें जो ऑडिट होता रहा है वो कहीं पर डिस्कस नहीं होता रहा, पीएसी में भी नहीं आता रहा, ना ज़िला काउंसिलों में आता, ज़िला अकाउंट कमेटियों में आता रहा है। तो ये ऑडिट ने वो पिछले 16 साल वाला ऑडिट पकड़ के उसकी रिकवरियाँ अब यहाँ पर पैरे में डाल दी हैं। क्या सर ये आप ये देख लें कि क्या मौजूदा पीएसी पर ये बर्डन डाला जा सकता है कि उस ज़माने की पीएसी या ज़िला अकाउंट कमेटी ने अगर नहीं किया, मेरा ख्याल में ये पैरा नहीं बनना चाहिए, पिछले अकाउंट को अकोमोडेट नहीं करना चाहिए। जी वो ख़त्म हो गया जी। तो कहा जाना चाहिए फिर ये उनका मैंडेट था, हमारा मैंडेट अब नहीं है कि हम इसको टेकअप करें। अगर वो मैंडेट नहीं कर सके तो सर जैसे नहीं कर सके, लेकिन इस पीएसी का ये अब नहीं बर्डन होना चाहिए कि अब उनके मैंडेट को भी हम भी पिक कर लें। इसमें अगर हम 17-18 से भी ले लें, तब से तो ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, तो फिर भी सर ये 5 साल तो फिर भी बनते हैं। अगर वो मैंडेट किसी और का था तो वो तो सर डिस्कशन का मैंडेट था। डिपार्टमेंट के तो मैंडेट अपनी जगह था कि उस ऑडिट की जो कंप्लायंस करते और उसकी रिकवरी करते, चाहे उसको जो फोरम है वो डिस्कस करे या ना करे, तो वो तो एक अलग बात है सर। लॉर्ड सेक्रेटरी से इसके ऊपर व्यूज़ ले लें कि उस ज़माने की जो बर्डन है या वो लाइबिलिटी है वो ये पीएसी को टेकअप करना चाहिए कि नहीं, लॉ की क्या पोजीशन है इसके ऊपर। इस पे ऐसा कर लें कि जो आपने रिकमेंडेशन दी हुई है ना कि इसको रिड्यूस कर दिया जाए जो आपने, और उसके बाद लॉ वाले से ओपिनियन ले ली जाए कि क्या ये हमारे मैंडेट में आता भी है या नहीं आता, ये लिख लेंगे। सर मेरे आपका क्या कोई अभी भी समझाएं फाइनेंस। देखिए जो इनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जब ऑडिट होते रहे हैं 2002 से लेकर 2016 तक जी 16 तक सर, उसमें सर ये जो ऑडिट थे ये वहाँ पर ज़िला अकाउंट्स कमेटीज़ बनी हुई थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हाउस की, उसमें ये आके डिस्कस होकर फैसला जात होने थे। उन रिपोर्ट्स को अब ऑडिट ने इकट्ठा पकड़ के इस ऑडिट पैरे में अकोमोडेट कर लिया और हमारे सामने रख दिया है इस पीएसी के सामने। 16 से ऑनवर्ड ये सर 2002 से 2016 तक 16 से ऑनवर्ड फिर वो तो सर अलग-अलग रिपोर्ट्स में आएंगी, वो तो आपके पास ही आती हैं। चले पहले फिर इसको ऐसा करें ना, इसको आप बाइफरकेट कर लेना, अपने 7-8 से लेके जिस तरह 16 तक क्या है और 16 के ऑनवर्ड क्या है, इसको सेटल ना करें जो आपने, इसको पहले बाइफरकेट करके फिर आगे इसी प्रोसीजर पे नेक्स्ट टाइम फिर प्रेजेंट करें, और साथ ही सेक्रेटरी लॉ से ओपिनियन भी लेना। चेयरमैन साहब ये भी पूछना है कि 16 से पहले जो था वो एजुकेशन अथॉरिटी उसका सीओ या डीसी होता था, सरबराह डीसीओ होता था, तो वो नहीं डीसीओ होता था, डीसीओ की पावर होगी उस वक्त। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं ऑनरेबल मेंबर, ये अभी हम फाइनेंस इसको इंडोर्स करेगा। इस जगह पे पीएसी की जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पहले डीसी और सीओ यानी ईडीओ एजुकेशन जो था वो आके यहाँ जवाब देता था। अब जो नोटिफिकेशन कुछ साल 6 माह पहले निकला है कि सेक्रेटरी एजुकेशन या किसी भी महकमे का सेक्रेटरी पूरे महकमे का वो जवाब दे और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा। उस पीरियड का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी एजुकेशन है ही नहीं, जैसे मेंबर फरमाए, पूछ लें चाहे एफडी से। इसीलिए तो सर हम लॉ की एडवाइस लेंगे कि हमारा मैंडेट है कि नहीं है, इस पे लॉ की एडवाइस लें। वैसे क्या अब सेक्रेटरी पीएसी में कभी भी नहीं आते थे? नहीं, दूसरे मामलात में जो प्रोविंशियल लेवल के मामलात थे उनमें आते थे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में ईडीयू एजुकेशन खर्च करता था उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर डीसी था, वो आके इन चीज़ों का जवाब देता था। इसलिए निज़ामत के दौर में जो था ना चेयरमैन साहब, उसके बाद या उस वक्त पहले था 2000 से जब ये सिस्टम हुआ था तो डीसीओ अथॉरिटी था, जब से अथॉरिटीज बन गई। हाँ जी, डीसीओ चेयरमैन था सारी अथॉरिटीज़ का और सारी उसी का फंक्शनल होता था।
सर नेक्स्ट पैरा है सर लॉस ड्यू टू थेफ्ट ऑफ सोलर पैनल्स। ये सर पैरा ये है कि सोलर पैनल सर बेशुमार स्कूलों में सर लगाए गए और वो सर ओवर द ईयर्स फिर वो सर चोरी होते गए। ऑडिट ने सर उनकी अमाउंट जहाँ जहाँ पे वो चोरी हो गए उसको सर ऑब्जेक्ट किया है कि इसकी वजह से इतना लॉस हो गया है। इसमें सर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ड्यूरिंग प्री पीएसी हमें ये बताया गया कि जिस पॉलिसी और प्रोजेक्ट के तहत ये लगाए गए थे उसी के अंदर प्रोविज़न मौजूद थी चौकीदार्स को भी हायर करना और अपॉइंट करना इसी पर्पस के लिए। वो सर इन्होंने हमें ये बताया गया कि अपॉइंट नहीं किए और जिसकी वजह से सर ये अक्रॉस पंजाब, अब सर हम तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ देख रहे हैं, लेकिन हमने सर एक और एनालिसिस किया है, ये तकरीबन 1111 स्कूलों के अंदर आउट ऑफ 4000 स्कूल सर वहाँ से ये चोरी हो चुका है पूरा एसेट इन्वर्टर्स और सिर्फ सर FIR करा दी जाती है और उसके बाद फिर मामला ख़त्म। तो इसके ऊपर सर हमें कोई गाइड कर दे डिपार्टमेंट। सर इसमें ये सोसाइटी इस तरह की हम अपना ज़िम्मेदारी जो हमारी है वो की है हमने, यानी FIR भी करवाई हुई हैं और वो प्रोड्यूस भी की हैं और फॉलो भी किए हैं। 2 दफ़ा तो मैंने भी DPO को फ़ोन किया है और थानों के साथ भी रब्ता रखते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो चोर किस्म के इस तरह के लोग जो हैं वो ले जाते हैं। और प्राइमरी स्कूलों में सर, और प्राइमरी स्कूल में चौकीदार है ही नहीं। और बाकी ये है कि सर इसको मज़ीद विजिलेंटली हम कर लेते हैं कि इसको कैसे फॉलोअप किया जाए। सोलर चोरी हो गए, असल तो अब हमारे सामने ये भी चैलेंज है कि इसको मज़ीद कैसे रोका जाए। अभी भी हमारे जो मैक्सिमम स्कूल हैं उनमें चौकीदार की पोस्ट ही नहीं है। तो FIRs हुई हैं, कोई ऐसी तो नहीं है जिसकी FIR ना हुई हो सकती है, ये तो सर डिपार्टमेंट ही बताएगा इसके। जी उसको हम इंश्योर कर लेते हैं। कंसर्न CEOs बता दें कि उनके कितने तीनों इजला में चोरी हुए और उन्होंने FIR करवाई या नहीं, कोई प्रोब किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, बता दें। सर ये डिस्ट्रिक्ट भावलपुर सर CO 48 स्कूल थे सर जिसमें सोलर पैनल सर चोरी हो गए थे। उसकी तमाम की सर FIRs कराई हुई हैं सर और प्रोब भी कराई हुई है। जहाँ निगलिजेंसी थी किसी हेड की बन के है ना सर भावलपुर सर, मैं भावलपुर जी सर भावलपुर सर, तो FIR सर कंप्लीट हैं। अब आपकी सजेशन के ऑडिट की कि अगर आप ये रिकवरी चाह रहे हैं। नहीं सर, हम सर ये चाह रहे हैं सर जब कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन की जाती है, अब सर हम सारे उसकी प्रोक्योरमेंट और उस तरफ तो फ़ौरन चल पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ सर जो अरेंजमेंट प्रोवाइड की गई थी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम सेक्रेटरी साहब से ये चाह रहे हैं कि वो अरेंजमेंट जिस प्रोजेक्ट के तहत ये लगे थे उसमें वो अरेंजमेंट प्रोवाइडेड थी ये चौकीदार को अपॉइंट करने की, तो वो क्यों नहीं की गई, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। जिसने वो पॉइंट नहीं किए, हायर नहीं किए और सिर्फ सोलराइजेशन करवा दी। अब क्योंकि सर ये इसके ऊपर सर इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है कि ये रिपीटेडली सर इसको फिर प्रोजेक्ट किया जाता है कि जी अगेन सोलराइजेशन ऑफ स्कूल्स। वो सर उस पॉलिसी इंटरवेंशन का क्या फ़ायदा हुआ कि जो करके और फिर महीने या साल बाद वो ख़त्म हो गई। सर जी सेक्रेटरी साहब आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए इसका? जी सर, इसमें चूँकि भी क्लास 4 पे आप तो जानते हैं कि पाबंदी लगी हुई है, इसलिए चौकीदार नहीं हो सके और प्राइमरी स्कूलों का ये बड़ा कोरोना की इशू है। चलें इसको ऐसा करते हैं कि अगर सब FIRs हुई हैं तो इसको सेटल कर दें और इन फ्यूचर मेक श्योर करें कि अगर चौकीदार की प्रोविज़न जिस तरह के इस प्रोजेक्ट में थी दोबारा ये वायोलेशन ना हो। चेयरमैन साहब, इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा जो हल्का यानी देहात, अगर आप देहात के एरिया में चले जाएँ ना जी, जितनी स्कूलों के सोलर पैनलाइजेशन की चोरी हुई है, मैं कहता हूँ कि बेतहाशा इस तरह के ये एक्सरसाइज चली है और सिर्फ FIR हो जाती है और काम ख़त्म हो जाता है। या तो सेक्रेटरी साहब इस सिलसिले में ये कोशिश करें कि कोई पूरा चौकीदार हो, पूरा मैकेनिज़्म हो जिसकी इसकी हिफाजत हो, वरना ये लग जाते हैं और 2 महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल ही प्लेटें नहीं रहती, कोई चीज़ नहीं रहता और हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। सर सेक्रेटरी साहब, अगर अंदा के बाद किसी उस स्कूल में सोलर नहीं लगेगा जहाँ चौकीदार नहीं होगा, ये डायरेक्शन चेयर भी दे देती है, ये रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से जी सर कि वहाँ लगेगा जहाँ चौकीदार होगा और फिर जो FIR होगी वो चौकीदार पे भी होगी और
चूँकि ये 1920 और 21-22 पुरानी बात है, तो आगे से चीज़ों को दुरुस्त करें। ये जिस तरह भट्टी साहब ने बात की है, इनकी बात को मैं भी इंडोर्स करता हूँ और कमेटी भी इंडोर्स करता हूँ। नोटेड फॉर कंप्लायंस प्लीज। सर नेक्स्ट इशू जो है वो है नॉन डिपॉजिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रिसीट्स इन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फंड। ये सर 68 मिलियन की रिसीट्स थी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को मिलनी चाहिए थी, जिसमें से सर 32 मिलियन जो है वो तो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन सर जो 35 मिलियन है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया सर। इसके ऊपर सर हम डिपार्टमेंट से प्री पीएससी में इसको टेकअप किया गया और डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इसके ऊपर प्रोब करते हैं विदिन 2 डेज़ कि वो क्यों नहीं हुआ। उसके ऊपर सर इन्होंने फर्दर कोई प्रोग्रेस शो नहीं की। वो 35 मिलियन कहाँ चला गया बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 68 मिलियन जो है ये अकाउंट 5 में जमा होना था, विच इज़ नॉन लैप्सेबल अकाउंट, और ये मतलब है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का अकाउंट है। लेकिन इसमें जो है वो 32 मिलियन जो है वो तो सही जगह पे गया अकाउंट 5 में, और दूसरा जो 35 मिलियन है वो ये नहीं है कि वो गई कहीं नहीं, वो अकाउंट 1 में जमा हो गया। इरानियसली वो ज़िले की बजाय वापस ऊपर सूबाई गवर्नमेंट के उधर हो गया और ओके दूसरे डेट में चला गया। मतलब हाँ, ये वो गवर्नमेंट के ही खाते में चला गया। यानी जमा तो सर होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया। ऑडिट की ये ऑब्जर्वेशन। जी शहजाद साहब। जी सर बिल्कुल ठीक है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो इसको सर हमें प्रोड्यूस कर देंगे। अकाउंट 1 में चला गया। नंबर 1 आपके पास सक्सेस प्रूफ है इसका? अभी रिकॉर्ड है तो अभी दें प्लीज़। और सर नंबर 2 ये है कि वहाँ से वापस लें सर, क्योंकि ये है तो इनकी रिसीट्स। दोनों सीओ जो है ना जी वो इसका या सबूत अभी है तो अभी दे दें, नहीं तो वापस देती है सर ये ट्रांसफर एंट्रीज होती रहती हैं, ये फाइनेंस को पता है कि अगर इस तरह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चली जाए। ये इंटेंशनली करते हैं, ये कोई अनइंटेंशनली नहीं होता। उस अकाउंट के पैसे उसमें और फिर बाद में किसी ने कहा ट्रांसफर एंट्री कर दी। अभी भी सर लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चले गए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के वो पार्ट से तो निकल गए वो। अब तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी होगा पुराना, और वो साल गुजरने के बाद तो उसे रीएथराइज कोई नहीं करेगा। वो तो अगर तो करंट ईयर हो कोई उसमें मुमकिन हो सकता है। ये उनके बुक्स के अंदर ट्रांसफ़र एंट्री बनेगी, आप डायरेक्शन देंगे तो ट्रांसफ़र एंट्री बना के उसको अकाउंट फॉर कर लेंगे। कौन से साल का है शहजाद साहब ये? फाइनेंशियल ईयर 21-22 है सर। तो ये पॉसिबिलिटी है अभी आप? जी सर बिल्कुल है सर, ये करवा सकते हैं। ये अमाउंट तो मौजूद नहीं है अब तो, वो ओनली फिगर्स ऑन द पेपर है सर। वो उसको हम ट्रांसफर एंट्री कहते हैं, यानी वो 35 जो है वो इधर अकाउंट 5 में आ जाएगी, वहाँ से माइनस होके, यानी गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, अकाउंट का नंबर बदल जाएगा बस। इस जैसे रेफर कर रहे हैं फिर ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन करके तो इसको कर लें, फिर इस तरह ये वेरीफाई हो जाए। अगर ये आप सीओ साहबान जो है ना ये जल्द अज जल्द वेरीफाई करवा दें। नेक्स्ट इशू है सर पेज नंबर 8 पे, लॉस टू गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। इसमें सर 2 पैरास थे। इसमें सर एक पैरा के ऊपर तो पूरी रिकवरी इफेक्ट हो गई 3.327 मिलियन, और सर जो दूसरा था उसमें से 1.4 के अगेंस्ट 1.19 मिलियन की होगी। सर सिर्फ 3 लाख रुपया है जो भी डिपार्टमेंट ने रिमेनिंग बैलेंस जमा करवाना है। अगर ये जमा करवा देते हैं तो सर ये पैरा सेटल हो सकता है सर। मुल्तान सर 97% सर रिकवरी हो चुकी है, यानी 45 लाख रिकवरी होनी थी सर, जिसमें से सिर्फ 3,02,000 रह गई, बाकी रिकवरी हो गई। सेटल कर देंगे बाकी। बताएं जी सर 30 जून तक रिकवरी जमा करवा देंगे सर, टाइम ठीक है शहजाद साहब, चलेंगे बिफोर 30 जून। सर नेक्स्ट पैरा है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स बियॉन्ड एग्रीमेंट अमाउंट। 9.5 पे हैं जी आप? सर ये पेज नंबर 9 पे है और पॉइंट नंबर 5 है सर। इसमें सर ये पैरा इस तरह है कि सर 41 डेवलपमेंट स्कीम्स की एग्जीक्यूशन के लिए पैसे जो थे वो एक्सियन बिल्डिंग्स को ट्रांसफ़र किए गए सर,
और सर वहाँ पे ऑडिट ने ये पॉइंट आउट किया कि जितनी अप्रूव्ड कॉस्ट थी उससे 16 मिलियन ज़्यादा पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए गए सर, एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिया गया। अब सर हमारा सिर्फ इतराज़ ये है कि क्योंकि CEO साहब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, तो जब भी सर कोई डिपॉजिट वर्क पे काम कराया जाता है तो जो महकमा काम करता है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, वो अपना पूरा रिकॉर्ड वाउचर जिसके लिए वो काम करता है उसको वो प्रोवाइड करता है सर। तो हमें सर वो भी प्रोवाइड नहीं किए गए, नंबर 1 सर। और आउट ऑफ दैट जब सर ये इनसे कहा गया प्री PAC में, तो सिर्फ एक अमाउंट है जो कि 2.599 मिलियन 16 मिलियन में से जस्टिफाई की गई है कि वो प्राइस वेरिएशन के ऊपर की गई थी, लेकिन सर रिमेनिंग जो 13.9 मिलियन है उसकी जस्टिफिकेशन अभी भी डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस करनी है। इसके लिए सर डिपार्टमेंट अपना जवाब देते। जी सर, ये बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा सा ये है, जैसा कि आप माशाल्लाह जानते हैं कि एडमिन अप्रूवल इस प्रोजेक्ट की हुई 234 मिलियन की, फिर इसका टेंडर हुआ 210 मिलियन का। उस पे लेकिन ऑडिट की ऑब्जर्वेशन है कि 210 मिलियन का टेंडर हुआ और पेमेंट कर दी 227 मिलियन की। ये सर इसमें एस्केलेशन, प्राइस एस्केलेशन जिस तरह होती है, और भी जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं कि से वो एक्सचेंज जो है होता है CNW का, बिल्डिंग का, तो वो उसको अख्तियार होता है टेक्निकल सैंक्शन देने का भी विद इन द, हाँ जी, रिवाइज करने का। देखें 234 मिलियन की एडमिन अप्रूवल है जो डिप्टी कमिश्नर देता है डिस्ट्रिक्ट में, और 227 मिलियन अदायगी हुई है। इनका एतराज़ ये है कि टेंडर तो 210 का हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट उसमें चीज़ें निकल आती हैं। मिसाल के तौर पे जो ही हम बुनियादें खोदने लगते हैं, पता चलता है कि यहाँ तो बहुत कमज़ोर है, नीचे जाना पड़ेगा, बीम डालने पड़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ें निकल आई, पाइल्स डालने पड़ेंगे। तो इस तरह का इसमें हुआ होगा, यानी मैं ये एक्सपेक्ट, इसलिए ये पेमेंट हुई है। बाकी रिकॉर्ड हमें वेरिफिकेशन करवाना है। अगर उसमें कोई रिवीजन हुई है, कोई चेंज हुई, तो उसके लिए कोई अप्रूवल तो होगी ना? बिल्कुल 100%। वो काइंडली आप ऑडिट को कर दें तो हमें से सर यही हम कह रहे हैं कि मिल जाएगा। जी सर, यही सर हमारी गुजारिश भी है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इसको मतलब रिकमेंडेशन हो सकती है कि अगर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अगर हम महकमा करवा दे अप्रूवल की, रिवाइज की, तो फिर हो सकता है ये सेटल, वरना इट ये बिल्कुल ठीक है सर। रिलेटेड रिकॉर्ड जो भी इंक्रीजेज आई हैं, नॉट ओनली कि सिर्फ अप्रूवल की हद तक, उसके साथ जो जस्टिफिकेशन, अगर कोई वेरिएशन आई है तो वेरिएशन ऑर्डर है सर, उसको वो अगर उसका कोई रिवीजन का रिकॉर्ड दे दें तो इसको 30 जून से पहले सेटल कर दें। सर बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 10 पे पॉइंट नंबर 6 है, यूटिलाइजेशन ऑफ NSB फंड्स बाय स्कूल काउंसिल्स। नहीं, ये वो डिफरेंट सर। इसमें ये है कि जो ये सर नॉन सैलरी बजट जो स्कूल काउंसिल्स के पास आता है, उसके ऊपर ऑडिट की नंबर ऑफ सर ऑब्जेक्शंस थी, जिसमें सर आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट टेबल में भी है, लेकिन सर इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकॉर्ड वेरीफाई हो चुका हुआ है और इसको सर सेटल किया जा सकता है सर। सेटल कर दें सर, ये वेरीफाइड है। ठीक है सर, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड अगर हो गई है तो फिर सेटल कर ठीक हो गई। नेक्स्ट सर लास्ट पैरा जो है वो इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स है। ये सर जो पैरा है इसको भी ऑडिट ने प्री PAC के दौरान सर रिकॉर्ड तमाम वेरीफाई कर लिया था और ये भी सेटलमेंट के लिए प्रपोज कर रही है सर प्री PAC सर। जी प्लीज हेल्प चाहिए, बल्कि सारी कमेटी के सामने रखना चाहता हूँ। ये सर प्रॉब्लम है गुजरांवाला का। अक्टूबर में एक PAC में हमने एक जनरल इंस्ट्रक्शन दी थी अबाउट द रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग, जो इनके सर अनजस्टिफाइड पेमेंट ऑफ इंस्पेक्शन अलाउंसेस टू AEOs, ये कुछ 12 के करीब AEOs हैं। PAC का डिसीजन आ गया कि रिकवरी इफेक्ट कर दी जाए। इन्हें उससे पहले ना किसी ने बताया और ना कुछ सुना कहीं। जब इन्हें पता लगा तो इन्होंने अप्रोच किया कंसर्न अथॉरिटीज़ को। सर एक ऑडिट है 2020-22 20 से 22 का ऑडिट 2020 अच्छा टू 2022। नहीं ये लिखा हुआ ऐसे ही है 2020 to 2022, 3 इयर्स का शायद।
अच्छा सर, इसमें हुआ ये कि जो ही इन्हें पता लगा इन 12 लोगों को, दे अप्रोच द कंसर्न डिपार्टमेंट कि जी आपने हमसे ना पूछा ना बताया, आपने पैरा भी बना दिया और रिकवरी की भी इंस्ट्रक्शन पीएससी से आ गई। फाइनली ये जो भी 15 अप्रैल को एसडीएसी हुई, जिसको प्रिजाइड किया सेक्रेटरी एजुकेशन ने और डीजी ऑडिट साहब ने, उसमें इन्होंने अपना पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया कि जी देखें ये तो गलत इंस्ट्रक्शन हो गई, गलत फैसला हो गया। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपका रिकॉर्ड से हम तो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अब चूंकि डिसीजन पीएससी दे चुकी है तो इसको रिवर्ट भी पीएससी कर सकती है। वो रिकॉर्ड सारा इन्होंने एसडीएसी में भी प्रोवाइड किया, ये लोग यहाँ मौजूद हैं, अभी अपना रिकॉर्ड लेके भी आए हैं। इसको मेरा ख्याल है कि अगर इफ़ दे आर जस्ट तो फिर ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसको रिवर्ट किया जाए। सर ये गुजरांवाला से रिलेटेड है, मेरी जो रिस्ट्रिक्शन में आता नहीं सर। डीजी नॉर्थ इसको देख, डीजी नॉर्थ सर इसको देखेंगे सर। अगर तो ये हो गया वेरीफाई तो आप इसको टेकअप कर लें, नॉर्थ से रब्ता कर लें, और अगर ये हुए हैं तो फिर इसको सेटल। सो दे विल स्टे इन टच विद यू इफ़ यू अलाउ, और मैं इनसे कह देता हूँ आप तरफ। जी ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू बट सर। आज का कंप्लीट हो गया जी यार। हम आपने सेटल अगला थैंक यू वेरी मच जी, बहुत सर मेहरबानी। डिप्टी बहुत कमिश्नर शुक्रिया मुल्तान, तमाम। सर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने ज्वाइन किया हुआ है सर। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने ज्वाइन किया हुआ है सर। अब सबका बहुत शुक्रिया जनाब, इवन द डीसीज। शेख साहब आवाज़ आई है आपको उधर से? सर कह रहे हैं कि मैंने 15 मिनट बाद ज्वाइन कर लिया था, वो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग में फिर आ गए थे सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सबका जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया जी मुल्तान वालों के लिए। सर थैंक यू।